चैप्टर 2 आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने के लिए दिशा निर्देश और नियम। इस अध्याय में मैंने कुछ ऐसे दिशा निर्देश बताए हैं जो रिकॉर्ड्स के साथ आपके काम को आसान और प्रभावशाली बनाएंगे। ये सुझाव आपको सबसे ज्यादा प्रकाशमय अनुभवों के लिए तैयार करने में मदद करेंगे। ये संचार में दयालुता और सम्मान, समय का जिम्मेदारी से उपयोग और आकाशिक रिकॉर्ड्स को दूसरे आध्यात्मिक तरीकों के साथ मिलाने के सही तरीकों को प्रोत्साहित करते हैं। इन दिशा निर्देशों में ये भी बताया गया है कि पढ़ाई रीडिंग से पहले अपने सवाल कैसे तय करें, आपको किस तरह की जानकारी मिल सकती है और वो जानकारी किस रूप में आ सकती है। मैंने ये दिशा निर्देश अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा किए हैं, जैसे मेरी पार्कर, मेरे अपने आकाशिक मास्टर्स, टीचर्स और प्रिय आत्माएं, और जब मैंने दूसरों को रिकॉर्ड्स पढ़ना सिखाया तब के अपने अनुभव से। इन वर्षों में मैंने पाया है कि कुछ तरीके ऐसे हैं जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में अधिक सटीक और असरदार तरीके से काम करने में मदद करते हैं। मैं ये ज्ञान आपके साथ इसलिए बांट रही हूं ताकि आप भी अपनी प्रैक्टिस में सफल हो सकें। आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने की तैयारी कैसे करें, आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं, इसका आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन रिकॉर्ड्स पढ़ने के लिए सही तरीका अपनाना एक जागरूक और सोच समझकर लिया गया निर्णय होता है। नीचे दिए गए दिशा निर्देश आपको ऐसे चुनाव करने में मदद करेंगे जो रिकॉर्ड्स में जिम्मेदारी से काम करने में मदद करेंगे। ये आपको आकाशिक चेतना के क्षेत्र में आसानी से जाने और जानकारी को स्पष्ट रूप से पाने में मदद करेंगे। हालांकि मैं इन दिशा निर्देशों को पढ़ाई की तैयारी के लिए पूरी तरह से अपनाती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपनाएं। अगर आपको शराब पीना पसंद है, तो वो आपकी पसंद है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि रिकॉर्ड्स पढ़ने से 24 घंटे पहले शराब न पिएं। पहला दिशा निर्देश बताएगा कि ये क्यों जरूरी है। आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने के लिए दिशा निर्देश। 8 रिकॉर्ड्स खोलने से 24 घंटे पहले नशीले पदार्थ या शराब का सेवन न करें। ड्रग्स को लेकर सामान्य समझ ये है, अगर आप किसी डॉक्टर की दी हुई दवा ले रहे हैं जो आपके शरीर को संतुलन और उपचार के लिए चाहिए, तो वो दवा आपके रिकॉर्ड्स पढ़ने की क्षमता को प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन नशे के लिए ली गई ड्रग्स या शराब आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देती है और आपकी ऊर्जा फील्ड को अस्थिर कर देती है, जिससे आपकी समझ और देखने का तरीका बिगड़ सकता है। जैसे कि जब आप किसी मेला में लगे फन हाउस के आईने में खुद को देखते हैं, वहां आपका चेहरा असली नहीं दिखता, क्योंकि आईना आपकी छवि को बिगाड़ देता है। ऐसी बिगड़ी हुई समझ कुछ जगहों पर ठीक हो सकती है, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने में नहीं, क्योंकि यहाँ आपका मकसद सच्चाई को सामने लाना होता है। 2 रिकॉर्ड्स खोलते समय अपना कानूनी नाम ही इस्तेमाल करें। हर नाम की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है। आपके कानूनी नाम की ऊर्जा से ही आपको अपने रिकॉर्ड्स तक पहुंच मिलती है। और पूरा नाम इस्तेमाल करने से, जैसे सुजेट जोआन बेली की जगह सूजी बेली या सूजी जो बेली, कहने से पढ़ाई उतनी गहरी और स्पष्ट नहीं हो पाती। जब आप अपना नाम कानूनी रूप से बदलते हैं, जैसे शादी या तलाक में, तो आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स की ऊर्जा भी बदल जाती है और आपके जीवन की दिशा भी। इसीलिए हमेशा वही नाम इस्तेमाल करें जो आपके कानूनी दस्तावेजों में लिखा है, भले ही रोजमर्रा में आप दूसरा नाम इस्तेमाल करते हो। अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा नाम इस्तेमाल करें, तो खुद से पूछें, आईआरएस, टैक्स डिपार्टमेंट, मुझे किस नाम से जानता है? यही नाम सही होगा। ये नियम तब भी लागू होता है जब आप किसी और के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हैं। 3 रिकॉर्ड्स में बिताए गए समय की जिम्मेदारी लें। खासकर जब आप पहली बार रिकॉर्ड्स में जा रहे हों, तो ये जरूरी है कि आप इतना समय जरूर लें जिससे आपकी चेतना पूरी तरह से बदल सके और आप आकाशिक क्षेत्र में गहराई से जा सकें। ऐसा करने से आप जानकारी को स्पष्टता से पा सकेंगे।
पढ़ाई के लिए रिकॉर्ड्स में 15 मिनट से 1 घंटे तक का समय देना सबसे अच्छा होता है। 15 मिनट से कम समय में आपकी चेतना ठीक से शिफ्ट नहीं हो पाती। यह आकाशिक रीडिंग से ज्यादा एक क्विक फिक्स ऑरेकल जैसा लगता है, जो सिर्फ हाँ या ना वाले सवालों के लिए होता है। उस सेक्शन को देखें जिसका टाइटल है आकाशिक रिकॉर्ड्स में कौन से सवाल सबसे अच्छे काम करते हैं। वहां आपको ये समझाया गया है कि हाँ ना वाले सवाल इतने असरदार क्यों नहीं होते और कैसे और क्यों वाले सवाल ज्यादा काम करते हैं। 4, हर रीडिंग के बाद खुद को ग्राउंड करें। जब आप आकाशिक रिकॉर्ड से बाहर आते हैं या उन्हें क्लोज करते हैं, तब आपकी कॉन्शियसनेस इंसानी नजरिए में वापस आ जाती है। इस शिफ्ट के बाद उलझन से बचने के लिए खुद को ग्राउंड करने के लिए कुछ करें। एक ग्लास पानी पिएं, अपना चेहरा धो लें, कुछ खा लें, बाहर जाकर किसी पेड़ को गले लगाएं, नंगे पांव चलें। जो भी आपके लिए सबसे अच्छा काम करे और उस समय की सिचुएशन में फिट हो। खुद को ग्राउंड करने का मकसद ये है कि आप वापस प्रेजेंट मोमेंट में आ सकें और अपने आसपास को पूरी तरह से महसूस कर सकें। मेरे लिए 2 तरीके जो बहुत अच्छे काम करते हैं वो हैं अपने डॉग को वॉक पर ले जाना और कचरा बाहर फेंकना। इन दोनों कामों में मुझे रीडिंग से डिटैच होना पड़ता है और जो मैं कर रही हूँ उसमें पूरी तरह से प्रेजेंट रहना होता है। 5, जब आकाशिक रिकॉर्ड्स को किसी और सिस्टम के साथ कंबाइन करें तो दोनों तरीकों का सम्मान करें। और अगर किसी खास सिस्टम के नियम आकाशिक रिकॉर्ड्स के नियमों से टकराते हैं तो उन दोनों को साथ में इस्तेमाल ना करें। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आप आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलने का सोच रहे हैं उस दौरान जब आप रिचुअल जी कर रहे हैं जिसमें हेल्यूसिनोजेनिक मशरूम्स खाने होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि रिकॉर्ड्स खोलने से 24 घंटे पहले आपको अल्कोहल और ड्रग्स से दूर रहना होता है। चूंकि रिचुअल जी के नियम आकाशिक गाइडलाइंस से मेल नहीं खाते, इसलिए इन दोनों को अलग अलग करें। इस तरह आप दोनों सिस्टम्स की प्योरिटी और असर को बनाए रख सकते हैं। दूसरों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने के नियम। 1, किसी इंसान के रिकॉर्ड्स खोलने से पहले उसकी परमिशन लें। किसी के भी रिकॉर्ड्स तभी खोलें जब वो खुद आपसे ऐसा करने को कहे। हमेशा ध्यान रखें कि आकाशिक रीडिंग्स केवल इनविटेशन पर होती हैं। इसीलिए किसी को जबरदस्ती मत कहें कि उन्हें रीडिंग की जरूरत है और न ही उन्हें जबरन मनाने की कोशिश करें अगर वो खुद इस चीज में कंफर्टेबल नहीं है। अगर किसी इंसान की आत्मा या हायर सेल्फ एक रीडिंग की चाह रख रही हो लेकिन वो इंसान खुद नहीं पूछ रहा, तो इसका मतलब है कि टाइम सही नहीं है और ऐसी सिचुएशन में रीडिंग करना भी सही नहीं होगा। 2, पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी रखें। अगर आप दूसरों के लिए आकाशिक रीडिंग्स करना चाहते हैं तो शायद आप पहले से ही इंसानों की जरूरतों, खासकर उनकी प्राइवेसी के लिए नेचुरली सेंसिटिव होंगे। तो जाहिर है कि आप इस सीक्रेट काम की कॉन्फिडेंशियल नेचर का सम्मान करेंगे और दूसरों की रीडिंग्स के बारे में किसी से भी बात नहीं करेंगे। जैसे हर चीज में गोल्डन रूल होता है, जैसा व्यवहार आप खुद के लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करें। जब आप खुद किसी रीडिंग के रिसीवर होंगे तब आप इस गाइडलाइन को और भी ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। 3, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले उसे पॉजिटिव, दयालु और इज्जत के साथ शेयर करें। हर रीडिंग का गोल ये होता है कि उस इंसान को अपलिफ्ट किया जाए, उसका सच्चा रूप और पोटेंशियल दिखाया जाए। जो भी उसकी आत्मा के मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस आपको दिखाते हैं वो सब कुछ धीरे से और इज्जत से शेयर करें। भले ही वो बात आपको थोड़ी अजीब लगे, छोटी लगे या समझ में ना आए। कई बार जो चीज आप कहने से रुक जाते हैं
वही बात उस इंसान को सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत होती है। 4. 18 साल से छोटे लोगों के रिकॉर्ड्स ना खोलें। हर कल्चर में एडल्टहुड की अपनी डेफिनेशन होती है। यूनाइटेड स्टेट्स में आमतौर पर एडल्टहुड को 18 साल की उम्र से रिकॉग्नाइज किया जाता है। पाथवे प्रेयर प्रोसेस यूएस के कल्चरल नॉर्म्स को फॉलो करता है, क्योंकि ये सिस्टम वहीं से शुरू हुआ था। जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते, वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते। वो अपने पेरेंट्स या गार्डियंस की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में होते हैं। आकाशिक रीडिंग करवाने के लिए इंसान को अपनी एक्शंस और कार्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होती है। इसलिए बच्चों को 18 साल का होने तक इंतजार करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि माता-पिता अपने बच्चों के बारे में सवाल नहीं पूछ सकते। माता-पिता अपने खुद के आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलकर ये जान सकते हैं कि उनके बच्चे उनकी जिंदगी में क्यों आए हैं, उन्हें बच्चों की ग्रोथ में कैसे सपोर्ट करना चाहिए और उनके रिश्तों से वो क्या-क्या सीख सकते हैं। मुझसे कभी-कभी पूछा जाता है कि क्या 17 साल और 6 महीने के मैच्योर बच्चे के रिकॉर्ड्स खोले जा सकते हैं? मेरा जवाब हमेशा एक जैसा होता है। अगर वो सच में मैच्योर हैं, तो वो समझेंगे कि 18 साल तक इंतजार करना क्यों जरूरी है। पहले 30 दिनों के लिए सिफारिशें। जब आप पाथवे प्रेयर प्रोसेस को सीखने का कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, तो आपकी इनिशिएशन पीरियड शुरू हो जाती है, जिसे ट्रांजिशनल 30-डे ग्रेस पीरियड कहा जाता है। इसीलिए अगर आप सिर्फ इस किताब को खोलें, प्रार्थना पढ़ें और तुरंत इस्तेमाल शुरू कर दें, तो जरूरी नहीं कि आपको तुरंत मनचाहे नतीजे मिलें। लेकिन अगर आप पूरी किताब पढ़ते हैं और इसके नियमों और दिशा निर्देशों के साथ काम करने का फैसला करते हैं, तो आप उस ग्रेस जोन में प्रवेश कर जाते हैं जहां से आपको एनर्जेटिक सपोर्ट मिलती है। अगर आप गाइडलाइंस और रूल्स पढ़ने के बाद ये फैसला करते हैं कि आप अभी आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। 30 दिन की ट्रांजिशन तब शुरू होती है जब आप डिसाइड करते हैं कि आप इस प्रक्रिया को ईमानदारी से ट्राई देना चाहते हैं। फेयर ट्राई का मतलब क्या है, ये आप खुद जानते हैं और ये पूरी तरह आपकी चॉइस है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से आप रिकॉर्ड्स के साथ काम नहीं कर सकते, तो चिंता मत करें। रिकॉर्ड्स को टीएएम समय छोड़ दें और जब आप दोबारा तैयार हों, तो नए सिरे से शुरू करें। आपकी 30 दिन की ग्रेस पीरियड फिर से शुरू हो जाएगी। इस समय में रिकॉर्ड्स के लॉर्ड्स आपको धीरे धीरे गाइड करेंगे, जैसे आप इस नई स्पिरिचुअल दुनिया में कदम रख रहे हैं। जब आप दूसरों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ना शुरू करें, तो पहले 30 दिन इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। 8. दूसरों को आकाशिक रीडिंग्स देने की पेशकश जरूर करें। जब आप रिकॉर्ड्स एक्सेस करना सीख लेते हैं, तो रीडिंग्स देने में कंफर्टेबल होने का सबसे तेज तरीका है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। इसलिए पहले 30 दिन के दौरान आप खुद लोगों को रीडिंग्स देने का ऑफर कर सकते हैं, बिना उनके पूछे। उन्हें बताइए कि आपने अभी अभी ये प्रक्रिया सीखी है और आप उन पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर वे रीडिंग के लिए हाँ कहते हैं, तो बहुत अच्छा। अगर वे हिचकिचाते हैं या मना कर देते हैं, तो वहीं रुक जाएं। उन्हें अकेला छोड़ दें और किसी और से पूछें। 2. आकाशिक रीडिंग्स के लिए पहले 30 दिन पैसे न लें। पहले 30 दिन तक फ्री रीडिंग्स देना इस बात को अलाउ करता है कि आप अब भी सीख ही रहे हैं और आपकी रीडिंग्स परफेक्ट नहीं होंगी। इससे आपको सीखने और ग्रो करने का स्पेस मिलेगा और परफॉर्मेंस का प्रेशर भी कम होगा। जब आप रीडिंग्स के लिए पैसे लेना शुरू करें, तो अपने मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस से पूछें कि आपके लिए कौन सी फीस सही है। 3. अपनी रीडिंग्स को किसी और सिस्टम या डिसिप्लिन के साथ मिक्स ना करें। आकाशिक वर्क को किसी और सिस्टम के साथ मिक्स करने से पहले ये जानना जरूरी है कि रिकॉर्ड्स हैं क्या और ये कैसे काम करते हैं।
वरना आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सी प्रैक्टिस कौन सा रिजल्ट दे रही है। जैसा कि मैं कहती हूँ, कोई ड्रिंक मिक्स करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हर बॉटल में क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में कौन से सवाल सबसे अच्छे काम करते हैं? एक एक्यूरेट और पावरफुल रीडिंग के लिए सबसे जरूरी की है सही तरीके के सवाल पूछना। कुछ सवाल आपको रिकॉर्ड्स से बहुत सारी जानकारी देंगे, जबकि कुछ सवालों से बहुत कम या कोई जानकारी नहीं मिलेगी, या फिर वैसी जानकारी नहीं मिलेगी जैसी आप चाहते हैं। जब आप सवाल बनाना शुरू करें, तो ये 3 गाइडलाइंस फॉलो करें। 8, ऐसे सवालों से बचें जो कब, व्हेन से शुरू होते हैं। रिकॉर्ड्स में टाइम का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि रिकॉर्ड्स हमेशा के लिए हैं। ये हर जगह, हर समय मौजूद रहते हैं और हमेशा यहाँ और अभी में होते हैं। इसीलिए आपके आकाशिक मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस अर्थली स्पेस और टाइम की बाउंड्रीज में नहीं बंधे होते। इसीलिए अगर आप उनसे कोई भविष्यवाणी वाला सवाल पूछते हैं, जैसे कि कोई चीज कब होगी, तो आपको उसका सटीक जवाब नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं कि वो जवाब आपको पसंद आए। मेरी मार्गरेट, मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस, मुझे मेरी जिंदगी का सच्चा प्यार कब मिलेगा? बिल्कुल साफ है कि मैरी मार्गरेट ऐसा जवाब चाहती है जो टाइम से जुड़ा हो, जैसे कि तुम्हें अगले 3 महीनों में सच्चा प्यार मिलेगा। लेकिन क्योंकि मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस धरती के समय से नहीं जुड़े होते, वो ऐसा मापने योग्य जवाब नहीं देंगे। इसके बजाय वो कुछ ऐसा कह सकते हैं, MTLOs। मैरी मार्गरेट, तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार तब मिलेगा जब तुम अपने एक्स हस्बैंड को पूरी तरह माफ कर दोगी और उसे जाने दोगी। कागजों पर तुम्हारा तलाक 3 साल पहले हो चुका है और तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर किसी और को पा लिया है। लेकिन तुम्हारे दिल और दिमाग में तुम अब भी उस रिश्ते से जुड़ी हुई हो। तुम अब भी गुस्से और नाराजगी से उस रिश्ते को पकड़े हुई हो, और वही तुम्हें काम में आगे बढ़ने से रोक रहा है। कृपया सभी को माफ करो और आगे बढ़ो। जितनी जल्दी तुम ये करोगी, उतनी जल्दी तुम आजाद हो पाओगी और उतनी जल्दी तुम्हें एक नया प्यार और ऐसा रिश्ता मिलेगा जो तुम्हें नर्चरिंग और फुलफिलिंग लगेगा। लेकिन मैरी मार्गरेट को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता। मेरी मार्गरेट, क्या? नहीं, ये वो जवाब नहीं है जो मैंने पूछा था। ये वो नहीं है जो मैं सुनना चाहती थी। मैंने अपने बारे में नहीं पूछा। मैंने पूछा था कि मुझे मेरा सच्चा प्यार कब मिलेगा। अब आपको समझ आ गया होगा। समय से जुड़े भविष्य बताने वाले सवाल आकाशिक रिकॉर्ड्स में काम नहीं करते, खासकर जब वो मुद्दा ऐसा हो सकता है जिसे सुलझाने में एक से ज्यादा जिंदगी भी लग सकती है। दो हाँ या ना में जवाब मांगने वाले सवालों से बचें। हाँ या ना वाले सवाल भी रिकॉर्ड्स में अच्छे से काम नहीं करते, क्योंकि आखिरी फैसला आपका खुद का होता है। ये आपके चॉइसेस और लाइफ सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं, इस बार थॉमस के साथ। थॉमस, मुझे इस हफ्ते एक नई जॉब का ऑफर मिला है। क्या मुझे इसे लेना चाहिए? थॉमस अब एक सिंपल सा जवाब चाहता है, हाँ या ना। लेकिन मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस एक बिल्कुल अलग जवाब देंगे। उनका मानना है कि अगर थॉमस को सच में संतुष्टि चाहिए, तो ये डिसीजन उसका खुद का होना चाहिए, नॉट देयर्स। थॉमस को अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि वो कौन है, उसे किस तरह का काम पसंद है और किसमें वो अच्छा है। फिर उसे अपनी मौजूदा जॉब और इस नए ऑफर की अच्छाइयों और कमियों को समझना होगा। उसके बाद ही वो तय कर पाएगा कि कौन सी जॉब उसकी जरूरतों और लक्ष्यों के लिए ज्यादा सही है। जब वो सारी बातें समझ जाएगा, तब उसे किसी बाहर की मदद की जरूरत नहीं होगी।
तो इसके बदले में एमटीएलओज कुछ ऐसा कह सकते हैं। एमटीएलओज, अच्छा, पहले ये बताओ कि तुम इस जॉब को क्यों कंसिडर कर रहे हो, और अगर तुम इसे लोगे तो क्या हो सकता है। चलो, पहले इस नई जॉब के पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं, फिर तुम्हारी मौजूदा जॉब के फैक्ट से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले, जिस जॉब का ऑफर मिला है उसे लेने के कुछ फायदे क्या हो सकते हैं, कुछ नुकसान क्या हो सकते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स तुम्हारी करंट स्किल्स और इंटरेस्ट से कितने मैच होते हैं, क्या ये तुम्हारी अभी की जरूरतों के हिसाब से हैं, क्या ये तुम्हारे फ्यूचर गोल्स को सपोर्ट करेंगे। अब चलो, तुम्हारी मौजूदा जॉब को देखते हैं। ये काफी ज्यादा बातें हैं, एक सिंपल हाँ या ना से कहीं ज्यादा। लेकिन आप समझ ही गए होंगे, यस और नो क्वेश्चंस आकाशिक रिकॉर्ड्स में इफेक्टिव नहीं होते। ये आपकी पावर को कम कर देते हैं, क्योंकि इनसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और आउटकम किसी और के हाथ में चला जाता है। पर आकाशिक रिकॉर्ड्स लोगों को ताकत देते हैं, उन्हें एक सिचुएशन को समझने, सच को देखने और फिर खुद ये महसूस करने का मौका देते हैं कि उनके लिए क्या सही है। दूसरे शब्दों में कहें तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में कोई तुम्हें ये करना चाहिए जैसी बात नहीं होती। आपके मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस आपकी सोच को एक्सपैंड करते हैं, आपको ऑप्शंस को वे करने में मदद करते हैं, लेकिन वो आपके लिए डिसीजन नहीं लेते और ना ही आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जवाब देने की जिम्मेदारी हमेशा वहीं रहती है जहां उसे होना चाहिए, आपके पास। हमारी चुनौती इस धरती पर एक इंसान के रूप में यही है कि हम जितना संभव हो सके वर्तमान पल में जीने की कोशिश करें। जब हम अपना ध्यान भविष्य के किसी बिंदु पर केंद्रित करते हैं या किसी और को ये तय करने देते हैं कि चीजें कैसी होनी चाहिए, तो हम न तो उस विशेष पल में मौजूद होते हैं और न ही खुद की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन जब हम मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस के पर्सपेक्टिव से चीजें देखना चाहते हैं, तो वे हमें एम्पावर करते हैं कि हम हर पल में वो बन सकें जो हमें बनना है। सच, जानकारी और समर्थन देना आकाशिक रिकॉर्ड्स की भूमिका है। तो अगर तुम्हें सच में किसी समय से जुड़ा उत्तर चाहिए, तो कुछ ऐसे ऑरेकल्स हैं जैसे क्लेयरवॉयंट्स, दिव्य दृष्टि वाले, कार्ड रीडर्स और एस्ट्रोलॉजर्स जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और अगर तुम्हें हाँ या ना में जवाब चाहिए, तो पेंडुलम इस काम में बहुत अच्छा काम करता है। 3, उन सवालों पर टिके रहो जो क्या, क्यों या कैसे से शुरू होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो सवाल सबसे अच्छे से काम करते हैं, वे आमतौर पर क्या, क्यों या कैसे से शुरू होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरा सोलमेट कब आएगा, या क्या मुझे अपने पार्टनर के साथ रहना चाहिए, पूछने की बजाय नीचे दिए गए सवालों में से एक या ज्यादा पूछने की कोशिश करें। मेरे पार्टनर और मैं साथ क्यों हैं? हमें क्या सीखना है? इस समय साथ होने के क्या फायदे और या नुकसान हैं? हमारा रिश्ता तनावपूर्ण, टूटा हुआ, असुधारणीय है। ऐसा क्या हुआ जिससे ये हुआ? मैं क्या नहीं देख पा रही रहा हूं, और मैं क्यों नहीं देख पा रही रहा हूं? मैं अपना दृष्टिकोण कैसे बदल सकता हूं और वो देख सकता हूं जो मुझे देखना चाहिए? मैं अभी क्या कर सकता हूं जिससे शांति, माफी और हीलिंग पा सकूं? जब मैं पहली बार अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलूं, तो मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए? जब कोई पहली बार अपने रिकॉर्ड्स खोलता है, तो कोई भी दो लोगों का अनुभव एक जैसा नहीं होता। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि तुम अपने अनुभव में जितनी कम उम्मीदें लेकर जाओ, उतना अच्छा। अब ये कहने के बाद मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देती हूँ जिनकी तुम उम्मीद कर सकती हो। सबसे पहली चीज जो होगी जब तुम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करोगी, वो ये है कि जब तुम ओपनिंग प्रेयर बोलोगी,
तुम अपनी सामान्य इंसानी चेतना से डिवाइन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में शिफ्ट कर जाओगी। जब तुम पहली बार अपने रिकॉर्ड्स खोलोगी, तो हो सकता है कि तुम इस शिफ्ट को महसूस करो और हो सकता है कि न करो। लेकिन निश्चिंत रहो कि जैसे ही तुम प्रार्थना पूरी कर लोगी, शिफ्ट हो चुका होगा। जैसा कि मैंने प्रेफेस में लिखा है, ये शिफ्ट नाटकीय नहीं होगा और इसमें कोई अजीब या सेंसेशनल चीज नहीं होगी। ना कोई अजीब आवाज में बोलना, ना आंखें पलट जाना, ना कोई एंटिटी आकर टेक ओवर करना और ना ही खुद को खो देना। ये बस तुम ही होगी, जैसी हमेशा होती हो वैसे ही बोलती हुई। केवल फर्क ये होगा कि तुम जो कह रही हो वो आकाशिक फील्ड से आ रही डिवाइन इंफॉर्मेशन होगी, जो कि एक अलग एनर्जेटिक डायमेंशन है। इस बिंदु पर तुम सोच सकती हो कि क्या कोई नेगेटिव एनर्जी या डार्क एंटिटी तुम्हारी कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर सकती है या तुमसे जुड़ सकती है जब तुम आकाशिक रिकॉर्ड्स में हो? मेरा उत्तर है नहीं, साफ तौर पर बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि तुम प्रार्थना के एक्सप्लेनेशन में समझोगी, तुम केवल लाइट की शक्तियों को बुला रही हो और केवल भगवान की होली स्पिरिट को इनवाइट कर रही हो। तो डिवाइन लाइट और होली स्पिरिट की शक्ति ही तुम्हें उस एक्सेलरेटेड और रेयरफाइड फ्रीक्वेंसी में संभाले रखेगी और तुम्हें हर उस चीज से पूरी तरह से सुरक्षित रखेगी जो लाइट की नहीं है। क्या तुम उस लाइट को महसूस करोगी? हो सकता है नहीं, लेकिन फिर भी निश्चिंत रहो कि तुम उस लाइट में पूरी तरह सुरक्षित हो और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे किस तरह की जानकारी मिलेगी और वो मुझे कैसे मिलेगी? जब लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करते हैं तो उन्हें हर तरह की जानकारी मिलती है, लेकिन एक बेहद जरूरी बात यह है कि वो जानकारी हमेशा उस व्यक्ति को एलिवेट करती है, अपलिफ्ट करती है। उस सेक्शन में जहां बताया गया है आकाशिक रिकॉर्ड्स में कौन से सवाल सबसे अच्छे काम करते हैं, मैंने उन जवाबों के बारे में बताया है जो तुम्हें रिकॉर्ड से नहीं मिलेंगे। अब मैं इसमें ये जोड़ना चाहती हूं कि तुम्हें कभी भी ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी जो तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हें नीचा दिखाए या तुम्हारा न्याय करे। अगर तुम्हें रिकॉर्ड्स में रहते हुए जजमेंट महसूस हो, तो जान लो कि वो तुमसे ही आ रहा है। और फिर मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस से ये प्रार्थना करो कि वे तुम्हें तुम्हारी सोल की सच्ची एसेंस दिखाएं, एक डिवाइन स्पिरिचुअल बीइंग के रूप में। अब ये कि तुम्हें जानकारी कैसे मिलेगी। शुरुआत में जब तुम रिकॉर्ड्स खोलना शुरू करोगी, तो हो सकता है कि तुम्हें जानकारी सिर्फ एक ही तरीके से मिले, जैसे तुम सिर्फ रंग देखो या सिर्फ शब्द सुनो। लेकिन जैसे जैसे तुम बार बार रिकॉर्ड्स में जाती हो, तुम्हारी लाइट में स्टेडी रहने की क्षमता बढ़ेगी और तुम धीरे धीरे ज्यादा गहराई और क्लैरिटी से इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकोगी। आप नीचे दिए गए तरीकों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने मन में सुनाई दे सकता है, जैसे कुछ शब्द, वाक्य या कभी-कभी एक लंबा मैसेज, जिसे मेरी एक स्टूडेंट स्ट्रीमिंग ऑडियो कहती है। कई बार लोग पूछते हैं कि मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस की आवाज कैसी होती है। जैसा कि आप सोच सकते हैं, हर रीडिंग में इनकी आवाज अलग-अलग होती है, बिल्कुल उतनी ही यूनिक जितना हर इंसान। कभी-कभी उनका टोन फॉर्मल होता है, तो कभी बहुत कैजुअल। कभी वे गंभीर होते हैं, तो कभी मजाकिया। कभी वे रूपकों में बात करते हैं, तो कभी बहुत सीधा-साधा जवाब देते हैं। और कभी-कभी वे सोक्रेटिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यानी आपके सवाल का जवाब एक और सवाल से देते हैं, ताकि आप खुद अपने उत्तर तक पहुंच सकें। लेकिन हमेशा वे करुणा से भरे होते हैं। वे बिना किसी जजमेंट के आपकी आत्मा की ग्रोथ और हीलिंग के लिए सहायता करते हैं। आपको अपने मन की आंखों से चीजें दिखाई दे सकती हैं, जैसे रंग, औरास, ऊर्जा के क्षेत्र, कुछ इमेजेस, चिन्ह या शेप्स,
या किसी विशेष घटना का स्ट्रीमिंग वीडियो। आपको अपने शरीर में कुछ इमोशनल या फिजिकल फीलिंग्स का अनुभव हो सकता है, जैसे झंझनाहट, उत्साह, गर्मी या ठंडक आदि। अगर कोई अनुभव थोड़ा असहज लगे, तो बस उसे स्वीकार करें। जान लें कि वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता और न ही लंबे समय तक रहेगा। मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस को धन्यवाद दें कि उन्होंने यह जानकारी इस तरीके से दी। उन्हें बताएं कि आपने संदेश प्राप्त कर लिया है और उनसे कहें कि आप यह फीलिंग बंद कर दें। अब तक आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलने के नियमों और गाइडलाइंस को अच्छी तरह समझ लिया है। साथ ही यह भी जाना कि जानकारी आपको किन तरीकों से मिल सकती है। अब हम चैप्टर 3 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें पाथवे प्रेयर प्रोसेस का पूरा विवरण दिया गया है, यानी उस प्रक्रिया का जो आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स के हृदय तक पहुंचाने में मदद करती है। इसमें यह भी बताया गया है कि पहली बार रिकॉर्ड्स खोलते समय क्या अनुभव हो सकता है। लेकिन अगला चैप्टर पढ़ने से पहले कृपया कुछ क्षण रुककर अब तक जो आपने पढ़ा है उस पर विचार करें और तय करें कि क्या यह कार्य आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में काम करना आपके लिए कभी सही नहीं होगा, तो कृपया यह किताब किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो इन रिकॉर्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहता हो। अगर आपको लगता है कि आप भविष्य में रिकॉर्ड्स में काम करना चाहेंगे, लेकिन अभी सही समय नहीं है, तो इस किताब को फिलहाल एक तरफ रख दें और जब आप तैयार हों, तब फिर से शुरू करें। लेकिन अगर आप अभी रिकॉर्ड्स में काम करने के लिए तैयार महसूस करते हैं, तो मैं आपको खुले दिल और खुले मन से आगे पढ़ने का निमंत्रण देती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आकाशिक रिकॉर्ड्स में काम करना एक पूरी तरह से व्यक्तिगत निर्णय है। केवल आप ही जानते हैं कि आपकी आत्मिक ग्रोथ और आत्मिक शक्ति को कौन से अभ्यास सबसे बेहतर सपोर्ट देंगे और कब आप उसके लिए तैयार होंगे। रिकॉर्ड्स के लॉर्ड्स इस बात को पूरी तरह समझते हैं और वे आपके हर निर्णय का सम्मान करते हैं। अध्याय 3, पाथवे प्रेयर प्रक्रिया। पाथवे प्रेयर प्रोसेस टू एक्सेस द हार्ट ऑन ऑफ द आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ एक सचेत और जागरूक संबंध बनाने की अनुमति देती है, ताकि आप अपनी आत्मिक जागरूकता को विकसित कर सकें। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह एक कंपन वाइब्रेशनल पथ है जो प्रार्थना के शब्दों और ध्वनियों से निर्मित होता है। यह पाथवे प्रेयर एक ऊर्जावान पुल की तरह काम करता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स के दिल तक पहुंचने का एक सीधा मार्ग। जब आप ओपनिंग प्रेयर बोलते हैं, तो उसके विशेष शब्दों और वाक्यों से उत्पन्न ऊर्जा कंपन एक लाइट का पुल बनाते हैं, जो आपको सुरक्षित रूप से आपकी सामान्य मानवीय चेतना से डिवाइन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की ओर स्थानांतरित कर देता है। फिर जब आप क्लोजिंग प्रेयर बोलते हैं, तो आपकी चेतना धीरे धीरे वापस लौट आती है और आप फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ जाते हैं। जिस दिन मुझे अपने आकाशिक रिकॉर्ड से यह पाथवे प्रेयर प्राप्त हुई, उस दिन से मुझे कभी डर महसूस नहीं हुआ। मुझे कभी इस प्रार्थना या इस पूरी प्रक्रिया को स्वयं पर या अपने आकाशिक स्टूडेंट्स पर आजमाने में कोई डर नहीं लगा। मेरे भीतर हमेशा से यह गहरी प्रतिबद्धता रही है कि मैं दूसरों के साथ वे सभी आत्मिक संसाधन साझा करूं जो मेरे लिए, मेरे छात्रों और मेरे क्लाइंट्स के लिए लाभकारी रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह पाथवे प्रेयर मुझे इसलिए मिली क्योंकि मैं इसमें पूरी तरह उतरने और यह देखने को तैयार थी कि इससे क्या अच्छाई सामने आती है। मुझे पता है कि मेरी जिज्ञासा, तैयार रहने की भावना और सेवा करने की इच्छा, इन तीनों का संयोजन मुझे एक संभावित माध्यम बनाता है। लेकिन मुझे यह भी पता है कि अगर मैंने यह अवसर स्वीकार नहीं किया होता, तो यह प्रार्थना
किसी और को दे दी जाती, क्योंकि अब मानवता के विकास का वह समय है जब यूनिवर्सल हार्ट को खुलना है और यूनिवर्सल सोल को नेतृत्व करना है हर व्यक्ति के खुले हृदय के माध्यम से, सभी के एकीकरण और उत्थान के लिए। जब आप यह पाथवे प्रेयर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी भाषा पारंपरिक रूप से ईसाई है। चूंकि यह कुछ लोगों के लिए संवेदनशील विषय हो सकता है, इसलिए मैं इसके शब्दों और संदर्भ को स्पष्ट करना चाहती हूँ। ये प्रार्थना मुझे अमेरिका के मिडवेस्ट क्षेत्र में प्राप्त हुई, जो कि विश्व के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। इस क्षेत्र की आम भाषा और समझ के अनुसार ही यह शब्द चुने गए, ताकि यह प्रार्थना अधिक से अधिक लोगों के लिए सहज और उपयोगी हो सके। यहाँ गॉड शब्द का उपयोग डिवाइन प्रेजेंस के लिए किया गया है, और जब मैं होली स्पिरिट शब्द कहती हूँ तो मेरा मतलब है ईश्वर की आत्मा, स्पिरिट ऑफ गॉड, किसी विशेष व्यक्ति या देवता की छवि नहीं। नीचे आपको पाथवे प्रेयर का एक विवरण सहित संस्करण मिलेगा, जिसे आप अपनी खुद की रिकॉर्ड्स तक पहुंचने और उन्हें पढ़ने के लिए उपयोग करेंगे। इन टिप्पणियों, एनोटेशंस में न केवल प्रार्थना का अर्थ बताया गया है, बल्कि यह भी समझाया गया है कि हर पंक्ति के दौरान क्या होता है। Pathway Prayer Process to Access the Heart of the Akashic Records when Reading for Yourself नामक सेक्शन में आपको बिना नोट्स के वही प्रार्थना दी गई है, जिसे आप भविष्य में उपयोग करने के लिए बुकमार्क कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए यह सबसे उपयोगी होगा कि आप पहले व टिप्पणी सहित संस्करण पढ़ें, ताकि आप अपने रिकॉर्ड्स को पढ़ने की प्रक्रिया को सीख सकें। अगले अध्याय में हम उस प्रार्थना को देखेंगे जिसका उपयोग आप दूसरों के लिए आकाशिक रीडिंग्स करने के लिए करेंगे। वह प्रार्थना बस थोड़ी सी अलग होती है। जब आप इस प्रार्थना को पढ़ और समझ लेंगे, तब आप पहली बार अपने रिकॉर्ड्स खोलने के लिए तैयार होंगे। उस समय आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे, आप बस उस ऊर्जा में कुछ मिनट बैठेंगे, उस एहसास को अपनाएंगे और सिर्फ अवलोकन करेंगे। फिर जब आप अपने रिकॉर्ड्स को बंद कर लेंगे, तब मैं आपको एक अभ्यास कराऊंगी, जिसमें आप दोबारा अपने रिकॉर्ड्स खोलेंगे और एक सवाल पूछेंगे। पाथवे प्रेयर प्रक्रिया को समझना, स्वयं के लिए पढ़ना। पाथवे प्रेयर प्रोसेस टू एक्सेस द हार्ट ऑफ द आकाशिक रिकॉर्ड्स, ओपनिंग प्रेयर। जब आप स्वयं के लिए पढ़ रहे हों तो इस भाग को जोर से बोलें, एक। और इस तरह हम लाइट की शक्तियों को स्वीकार करते हैं। 2, मार्गदर्शन, दिशा और सत्य जानने के लिए साहस की प्रार्थना करते हैं। 3, जैसा कि वह हमारे सर्वोच्च हित में प्रकट होता है। 4, और उन सभी के सर्वोच्च हित में जो हमसे जुड़े हुए हैं। प्रार्थना की पहली लाइन में आपका फाइनाइट बीइंग, यानी इस जीवन में आप जो है, और आपका इन्फिनिट बीइंग, यानी आपकी आत्मा जो हमेशा से है, दोनों हायर रेल्म्स ऑफ लाइट को बुला रहे हैं और उनसे अलाइन हो रहे हैं। ऐसा करते हुए आप आकाशिक रिकॉर्ड से एक वर्टिकल लाइट के स्तंभ के जरिए कनेक्शन बना रहे हैं। यह कनेक्शन आपके सिर के ऊपर लगभग 18 इंच की दूरी से शुरू होता है, जिसे आपका 8वां चक्र यानी 8th चाक्रा कहा जाता है। यह चाक्रा, जिसे सोल चाक्रा भी कहते हैं, आत्मा के स्तर और भौतिक स्तर के बीच इंटरफेस का पॉइंट है। जब लाइट आपके 8वें चाक्रा से होकर आपके 7वें चाक्रा तक आती है, तो वह थोड़ा डेंस होकर फॉर्म लेने लगती है। जब तक वह 7वें चाक्रा तक पहुंचती है, तब तक उसकी वाइब्रेशन इतनी डेंस हो जाती है कि आप इसे अपनी आत्मा के यूनिक वाइब्रेशनल रिकॉर्ड के रूप में महसूस कर सकते हैं। लाइन 2 से 4 तक आप 3 चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं: गाइडेंस, डायरेक्शन और करेज, ताकि आप बिना डर के सच्चाई को रिसीव कर सकें अपनी पूरी कैपेसिटी से, और वो सच्चाई सभी के हाईएस्ट गुड के लिए हो। 5, ओ होली स्पिरिट ऑफ गॉड। 6,
मुझे स्वार्थवाद से बचाएं। 7, और मेरी दृष्टि को मौजूदा कार्य पर केंद्रित करें। डर, अहंकार और सेल्फ सीकिंग, वैलिडेशन और अप्रूवल की तलाश, ये तीनों चीजें रिकॉर्ड्स में आपके सबसे बड़े डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। ये आपको डिस्ट्रैक्शंस की तरफ मैग्नेटाइज करते हैं और आपकी एबिलिटी को वीक करते हैं कि आप लाइट में स्टेडी रह सकें और सटीक इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। जब आप लाइन 5 से 7 तक बोलते हैं, तो होली स्पिरिट आपकी अटेंशन को आपके खुद के परफॉर्मेंस से हटाकर रीडिंग पर फोकस करने में मदद करता है। पर्सनल कंसर्न्स में उलझे बिना फोकस बनाए रखना ही उस प्रोटेक्शन का रूप बन जाता है जिसका जिक्र लाइन 6 में हुआ है। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड्स में रहते हुए सही चीज पर फोकस करते हैं, तो बाहर की कोई भी नकारात्मक चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जब तक आप लाइट में बने रहते हैं और सेवा के मोड में रहते हैं, आप इम्यून रहते हैं किसी भी ऐसी एनर्जी से जो लाइट की नहीं है। अभी आप अपनी ही रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में आप दूसरों के लिए भी रीडिंग कर सकते हैं। रीडिंग पर फोकस बनाए रखना आपको प्रेजेंट में ग्राउंडेड रखता है, जो आपको उस लाइट के स्तंभ में स्टेडी रखता है और इंफॉर्मेशन को फ्रीली फ्लो करने देता है। 8, मुझे खुद को जानने में मदद करें। लाइट ऑफ द आकाशिक रिकॉर्ड्स में 9, देखने के लिए माई सेल्फ थ्रू द आईज ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स। 10, एंड enable me to share the wisdom and compassion that the masters, teachers, 11, and loved ones of me have for me. जब आप लाइन 8 से 11 अलाउड बोलते हैं, तो आप होली स्पिरिट से मदद मांग रहे हैं कि आप खुद को वैसे देख पाएं जैसे आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखे जाते हैं, यानी पूरी तरह से समझे, जाने और प्यार किए गए रूप में। यहाँ आप मेरे, आप और मुझे शब्दों का यूज कर रहे हैं क्योंकि आप उसी सेल्फ की बात कर रहे हैं जो आप हर दिन फिजिकल दुनिया में होते हैं। रिकॉर्डिंग को नेविगेट करते समय यह जानना जरूरी है कि आप किन बीइंग्स से डील कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस में हम समझेंगे कि लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स, मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस कौन हैं और उनका क्या रोल है आकाशा में। द लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स। लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स एक ग्रुप है लाइट बीइंग्स का जो यूनिवर्सल लेवल पर काम करते हैं, ना कि इंडिविजुअल आत्माओं के साथ। लाइट बीइंग्स वो नॉन फिजिकल बीइंग्स होते हैं जो अवेयरनेस के हर स्तर पर सक्रिय रहते हैं। ये बीइंग्स हमारे यूनिवर्स के हर कोने में हायर क्वालिटी की लाइट को एक्टिवेट और जनरेट करते हैं। समय के साथ यह लाइट जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाती है सभी मनुष्यों के लिए, और साथ ही ये हमें खुद और दूसरों के हायर ट्रूथ्स को समझने की कैपेसिटी भी देती है। लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स का मुख्य काम आकाशिक रिकॉर्ड्स की इंटेग्रिटी और इनकरप्टिबिलिटी को मेंटेन करना है। ये तय करते हैं कि कौन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं, और साथ ही ये भी तय करते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सी जानकारी रीडिंग के दौरान रिवील की जाएगी। अगर वे समझते हैं कि कोई जानकारी अभी देना उचित नहीं है, तो वे उस इंफॉर्मेशन को होल्ड भी कर सकते हैं। इसी वजह से कभी-कभी हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलते। अगर आप अभी तक इस किताब को यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स ने डिसाइड किया है कि अब आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का समय आ गया है। द मास्टर्स। मास्टर्स भी प्रकाशमय प्राणियों का एक समूह होते हैं। लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स की तरह उन्होंने कभी भी भौतिक शरीर में जन्म नहीं लिया है, लेकिन लॉर्ड्स जहां सार्वभौमिक स्तर पर कार्य करते हैं, वहीं मास्टर्स व्यक्तिगत आत्माओं के साथ काम करते हैं। आपके विशेष मास्टर्स आपकी आत्मा की उत्पत्ति से ही आपके साथ हैं और आपकी आत्मा की निरंतर वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे आपको रास्ते पर लाने
और उसी पर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। आपकी आत्मा की उत्पत्ति पर आपने अपने मास्टर्स के साथ मिलकर अपनी आत्मा की समय के पार योजना चुनी थी। मेरी आत्मा ये विशेष पाठ सीखेगी जब यह खुद को ईश्वर के रूप में जानने लगेगी। जिन पाठों को आपकी आत्मा ने अनुभव करने के लिए चुना, उनके आधार पर आपके मास्टर्स कुछ विशेष टीचर्स और लव्ड वंस को बुलाते हैं जो विभिन्न परिस्थितियों और जन्मों में उन पाठों में आपकी सहायता करें। इसलिए उस विशेष पाठ के अनुसार जिस पर आप किसी समय काम कर रहे हो, जब आप अपने रिकॉर्ड्स खोलते हैं, आपके मास्टर्स ठीक वही टीचर्स और लव्ड वंस को बुलाते हैं जो आपकी सबसे अच्छी मदद कर सकें। जैसे आपके एक से अधिक मास्टर्स हो सकते हैं, वैसे ही एक मास्टर के पास भी एक से अधिक आत्माएं हो सकती हैं जिनकी वह देखभाल करता है। टीचर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पहले कभी भौतिक शरीर में जन्म लिया हो या नहीं। आपके मास्टर्स के विपरीत, आपके टीचर्स आपकी आत्मा के पूरे जीवन काल में साथ नहीं रहते। वे किसी विशेष पाठ के लिए आते हैं। हर एक टीचर केवल उतनी अवधि तक आपके साथ रहता है जब तक आप वह पाठ सीख नहीं लेते और उस टीचर की चेतना को आत्मसात नहीं कर लेते। चाहे वह किसी एक जीवन की एक अवधि हो या कई जन्मों की समयावधि। जब आप वह पाठ सीख लेते हैं और उस टीचर की चेतना को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, तब वह आगे बढ़कर अन्य आत्माओं के साथ कार्य करता है। यदि आपके टीचर्स कभी भौतिक रूप में रहे हों, तो वे जिंदगी में साधारण लोग भी हो सकते हैं, या फिर वे महान आत्मा भी हो सकते हैं, जैसे यीशु, बुद्ध या मदर टेरेसा। फिर भी आपके आकाशिक टीचर्स अपनी पहचान प्रकट नहीं करना पसंद करते, क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप उन पर या उनकी भौतिक पहचान पर निर्भर हो जाएं। जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे, यह बात लव्ड वंस पर भी लागू होती है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स आत्मिक और भावनात्मक परिपक्वता की ओर ले जाने का मार्ग है। इसलिए आपके मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस का कार्य यह है कि वे आपको रिकॉर्ड्स की दिव्य ऊर्जा और सार पर निर्भर बनाएं, ना कि किसी विशेष प्राणी या पहचान पर। लव्ड वंस वे लोग होते हैं जिन्हें आपने इस जीवन में जाना है, लेकिन अब जो मृत हो चुके हैं। हालांकि वे आपकी आत्मा की वृद्धि और विकास के लिए समर्पित होते हैं, आपके लव्ड वंस जरूरी नहीं कि आपसे भावनात्मक रूप से जुड़े हों। वे दूर के रिश्तेदार या परिचित हो सकते हैं जिन्होंने जीवन में आपको दूर से देखा हो, लेकिन मृत्यु के बाद उन्होंने सक्रिय रूप से आपकी सहायता करने का निर्णय लिया। टीचर्स की तरह आपके लव्ड वंस भी अपनी पहचान उजागर नहीं करना पसंद करते, ताकि आप उन्हें उस रूप में न देखें जो वे इस जीवन में थे। हालांकि यदि उन्हें लगता है कि उनका सामने आना आपको किसी विशेष क्षण में सहारा देगा, तो वे रीडिंग के दौरान प्रकट हो सकते हैं। लेकिन जब वे सामने आते हैं, तो वे कभी भी रीडिंग का संचालन नहीं करते। वे केवल थोड़ी देर के लिए सामने आते हैं, जैसे नमस्ते कहने, और फिर पीछे हट जाते हैं। चित्र 3.1। हर व्यक्ति के पास आकाशिक लव्ड वंस होते हैं, यहाँ तक कि उन आत्माओं के भी जिनके भौतिक शरीर का जन्म पर ही निधन हो गया हो या बहुत कम समय तक जीवित रहा हो। ऐसे मामलों में उस आत्मा की वंशज पंक्ति से पहले से मृत सदस्य, जैसे कोई दादा दादी, उस व्यक्ति के लव्ड वन की भूमिका निभाते हैं। अब जब हमें यह पता चल गया है कि रिकॉर्ड्स में हमसे कौन मिलने आता है, तो चलिए वापस प्रार्थना की ओर चलते हैं। अब इस भाग को चुपचाप अपने मन में पढ़ें। 12। मेरी सहायता करें कि मैं आपका वर्तमान कानूनी नाम को आकाशिक रिकॉर्ड्स की रोशनी में जान सकूं। 13। आपका वर्तमान कानूनी नाम को रिकॉर्ड्स के लॉर्ड्स की आंखों से देख सकूं। 14। और मुझे वह बुद्धि और करुणा साझा करने की शक्ति दें जो मास्टर्स, टीचर्स,
15 और लव्ड वंस को उसके या उसकी लिए है 16। मेरी सहायता करें कि मैं आपका वर्तमान कानूनी नाम को आकाशिक रिकॉर्ड्स की रोशनी में जान सकूं। 17 आपका वर्तमान कानूनी नाम को रिकॉर्ड्स के लॉर्ड्स की आंखों से देख सकूं। 18 और मुझे वह बुद्धि और करुणा साझा करने की शक्ति दें जो मास्टर्स टीचर्स 19 और लव्ड वंस को उसके या उसकी लिए है। जब आप लाइन 12 से 19 तक चुपचाप पढ़ते हैं, आप एक विस्तारित चेतना की स्थिति में प्रवेश कर रहे होते हैं। यह स्थिति भौतिक आयाम में स्थिर होती है, लेकिन यह आकाशिक रिकॉर्ड्स के सूक्ष्म प्रभावों और तरंगों को भी महसूस कर सकती है। साथ ही एक और प्रक्रिया भी एक साथ चल रही होती है। आपके वर्तमान कानूनी नाम का कंपन आपकी आत्मा के रिकॉर्ड्स को बुलाता है। फिर ये रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स के लॉर्ड्स द्वारा आगे लाए जाते हैं और आपके मास्टर्स टीचर्स और लव्ड वंस को सौंप दिए जाते हैं। फिर वे उस विशेष जानकारी को डाउनलोड करते हैं जिसकी आपको इस विशेष रीडिंग में जरूरत होती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स के हृदय से ऊर्जा नीचे आपकी क्राउन से होकर आपके हृदय केंद्र के पीछे गहराई तक पहुंचती है। आपका हृदय केंद्र वह रिसेप्टर साइट है जहां रिकॉर्ड्स से प्राप्त जानकारी को ग्रहण किया जाता है। जब ये ऊर्जा वहां पूरी तरह स्थापित हो जाती है, तब आपकी चेतना में बदलाव भी पूरा हो जाता है। लाइन 15 और 19 में आप उसके या उसकी शब्द का प्रयोग करते हैं मुझे की जगह, क्योंकि आप उस व्यक्ति के बारे में जानकारी मांग रहे होते हैं जो आप इस जीवन में हैं, और साथ ही उन सभी पहचानों के बारे में जो आपकी आत्मा ने अपने अस्तित्व के दौरान धारण की हैं। जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं, उस समय आपके सीमित रूप, पढ़ने वाले, देखने वाले और आपकी अनंत आत्मा जिसकी रिकॉर्ड्स पढ़ी जा रही हैं, के बीच थोड़ा सा फर्क होता है। रिकॉर्ड्स खोलने की शुरुआत इस वाक्य को जोर से बोलकर करें। 20 रिकॉर्ड्स अब खुल चुके हैं। आपकी चेतना में बदलाव अब पूरी तरह हो चुका है। अब आपको अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स और अपने मास्टर्स टीचर्स और लव्ड वंस तक पहुंच मिल गई है। रिकॉर्ड्स बंद करने की प्रार्थना, क्लोजिंग प्रेयर। जब आप रिकॉर्ड्स पढ़ना बंद करने के लिए तैयार हों, तो यह वाक्य जोर से बोलें। 21 मैं मास्टर्स टीचर्स और लव्ड वंस का धन्यवाद करती हूँ। 22 उनके प्रेम और करुणा के लिए। 23 मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के लॉर्ड्स का उनके दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद करती हूँ। 24 और मैं लाइट की पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट ऑफ लाइट का धन्यवाद करती हूँ जो हमें ज्ञान और उपचार देती है। 25 रिकॉर्ड्स अब बंद हो चुके हैं। आमीन। चिबैक्स रिकॉर्ड्स अब बंद हो चुके हैं। आमीन। 77 रिकॉर्ड्स अब बंद हो चुके हैं। आमीन। आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच मिलना एक बहुत बड़ा सम्मान और सौभाग्य है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको उन सभी लाइट बीइंग्स का आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने यह अनुभव संभव बनाया। जैसे आपको अपनी सामान्य स्थिति से अलग होने में समय लगा, वैसे ही दोबारा सामान्य स्थिति में लौटने में भी समय लगेगा। यह बदलाव एक यात्रा की तरह है जिसका एक आरंभ, एक मध्य और एक अंत होता है। लाइन 25 बदलाव की शुरुआत को दर्शाती है, लाइन 26 मध्य को और लाइन 27 अंत को। रिकॉर्ड्स बंद करने के बाद खुद को जरूर ग्राउंड करें, जैसे भी तरीका आपके लिए सबसे अच्छा हो। इसके उदाहरण हर रीडिंग के बाद खुद को ग्राउंड करें वाले सेक्शन में दिए गए हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, यह प्रार्थना पाथवे प्रेयर प्रोसेस टू एक्सेस द हार्ट of the Akashic records when reading for yourself
नामक सेक्शन में फिर से दी गई है ताकि आप इसे अपनी खुद की रीडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। पाथवे प्रेयर प्रोसेस। जब आप अपनी खुद की आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ रहे हों, ओपनिंग प्रेयर, शुरुआती प्रार्थना। जब आप अपनी खुद की रिकॉर्ड्स पढ़ रहे हों, तो यह भाग जोर से बोले। हम लाइट की शक्तियों को स्वीकार करते हैं। हम मार्गदर्शन, दिशा और साहस मांगते हैं ताकि सत्य को जान सकें, जैसा कि वह प्रकट होता है हमारे सर्वोच्च हित और हमसे जुड़े हर व्यक्ति के सर्वोच्च हित के लिए। हे भगवान की पवित्र आत्मा, मुझे हर तरह की आत्म केंद्रितता से बचाइए और मेरा ध्यान इस कार्य पर केंद्रित कीजिए। मुझे खुद को आकाशिक रिकॉर्ड्स की रोशनी में जानने में मदद कीजिए। रिकॉर्ड्स के लॉर्ड्स की दृष्टि से खुद को देखने में सहायता करें और मेरे मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस जो मेरे लिए करुणा और ज्ञान रखते हैं, उसे साझा करने में मुझे समर्थ बनाइए। अब यह भाग अपने मन में चुपचाप पढ़ें। मुझे आपका कानूनी नाम को आकाशिक रिकॉर्ड्स की रोशनी में जानने में मदद करे। आपका कानूनी नाम को रिकॉर्ड्स के लॉर्ड्स की दृष्टि से देखने में सहायता करें और जो ज्ञान और करुणा आपका कानूनी नाम के मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस उसके लिए रखते हैं, उसे साझा करने में मुझे सक्षम बनाएं। इस भाग को 2 बार दोहराएं। अब यह जोर से बोलें, रिकॉर्ड्स अब खुल चुके हैं। रिकॉर्ड्स बंद करने की प्रार्थना। इस भाग को जोर से बोलें। मैं मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस का उनके प्रेम और करुणा के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के लॉर्ड्स का उनके दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद करती हूँ और मैं लाइट की पवित्र आत्मा का हर ज्ञान और उपचार के लिए धन्यवाद करती हूँ। रिकॉर्ड्स अब बंद हो चुके हैं। आमीन। रिकॉर्ड्स अब बंद हो चुके हैं। आमीन। रिकॉर्ड्स अब बंद हो चुके हैं। आमीन। इस बिंदु पर आप सोच सकते हैं कि फरिश्ते, एंजल्स, संत, सेंट्स, स्पिरिट गाइड्स और अन्य लाइट बीइंग्स जिनके बारे में आपने सुना या अनुभव किया है, वे आकाशिक रिकॉर्ड से कैसे जुड़े हैं। क्योंकि आकाशा हर वह चीज है जो अस्तित्व में है, वह मूल तत्व जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। इसीलिए एंजल्स और सेंट्स जैसे लाइट बीइंग्स भी आकाशा में मौजूद होते हैं, लेकिन वे एक अलग रेल्म, लोक में रहते हैं और वहां से समर्थित होते हैं जो आकाशिक रिकॉर्ड से अलग है। हालांकि उनकी ऊर्जा आकाशा में मौजूद होती है, लेकिन वे आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए सीधे उपलब्ध नहीं होते क्योंकि उनका कार्य अलग होता है। जैसा कि पहले कहा गया, मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस का काम हमें हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना सिखाना है। जब हम रिकॉर्ड्स में काम करते हैं, तो उनकी ऊर्जा हमारे माध्यम से बहती है। फिर हम उस ज्ञान और स्पष्टता का उपयोग करके खुद की देखभाल करते हैं। इस तरह हम रिकॉर्ड्स में काम करके खुद के माता-पिता बनना सीखते हैं। इसके विपरीत, जब हम देवदूत, संत और अन्य प्रकाशमय प्राणियों को बुलाते हैं, तो हम अपनी शक्ति और जिम्मेदारी उन्हें सौंपते हैं और वे हमारी देखभाल करते हैं। जो भी आप करना चुनते हैं, वह एक लाभदायक स्थिति है, क्योंकि सोचिए वह क्या है जो सभी देवदूतों और अन्य सभी प्रकाशमय प्राणियों के पूरे क्षेत्र का समर्थन करता है। बिल्कुल सही, आकाश वह जो सब कुछ है। देवदूत और संत, देवदूत और संत आकाशिक गुरुओं, शिक्षकों और प्रियजनों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। देवदूत आकाशिक गुरुओं के समान होते हैं क्योंकि ये दोनों ही सीधे व्यक्तियों के साथ कार्य करते हैं। हालांकि इन दोनों समूहों में मुख्य अंतर यह है कि जहां आकाशिक गुरुओं की कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं होती, वहीं देवदूतों की स्पष्ट पहचान, व्यक्तित्व और शक्तियां होती हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी विशेष देवदूत जैसे माइकल, राफेल या एरियल को बुला सकता है और उस देवदूत से उसकी विशिष्ट शक्ति से किसी विशेष आवश्यकता में सहायता मांग सकता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति कभी भी देवदूतों से सहायता मांग सकता है। कुछ लोग जो अत्यधिक दृष्टि संपन्न, क्लेयरवॉयंट होते हैं, वे देवदूतों के क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं
और उनके साथ ऐसा संवाद कर सकते हैं जिसे हम दो तरफा बातचीत कह सकते हैं। संतों का कार्य आकाशिक शिक्षकों जैसा ही होता है, जहां शिक्षक कभी शरीर में रहे हों या न रहे हों और सामान्यतः रिकॉर्ड्स में पहचाने नहीं जाते, वहीं सभी संत कभी पृथ्वी पर जी चुके हैं और उनकी स्पष्ट पहचान और भूमिकाएं होती हैं। जिस प्रकार लोग विशेष देवदूतों से सहायता मांगते हैं, उसी प्रकार वे विशेष संतों से भी सहायता चाहते हैं। अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स पहली बार पढ़ना। अब जब आप पाथवे प्रेयर प्रक्रिया को समझ चुके हैं, तो आप अपने रिकॉर्ड्स खोलने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले खुद को एक शांत स्थान पर लेकर जाइए, जहां कोई आपको बाधित न कर सके। इसके बाद स्वयं को केंद्रित और स्थिर करें। रिकॉर्ड्स में कार्य करने की तैयारी में खुद को स्थिर और केंद्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रकाश स्तंभ ध्यान, पिलर ऑफ लाइट मेडिटेशन। यह विशेष ध्यान आपको स्वयं के भीतर संतुलन की स्थिति में और अपने वातावरण में स्थिरता की स्थिति में लाएगा। जब आप ध्यान समाप्त कर लें, तो कुछ गहरी सांसें लें और अपना ध्यान सामने के कार्य पर केंद्रित करें। उसके बाद अपने लिए पढ़ते समय आकाशिक रिकॉर्ड्स के हृदय तक पहुंचने की पथवे प्रेयर प्रक्रिया अनुभाग में दी गई प्रारंभिक प्रार्थना पढ़ें। जब आप रिकॉर्ड्स अब खुले हैं कहें, तो तुरंत कोई प्रश्न न पूछें। बस थोड़ी देर शांत बैठें और देखें कि क्या अनुभव हो रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड्स में यह आपका पहला अनुभव होगा जो पूरी तरह से नया और अनोखा होगा। इसलिए उसका मूल्यांकन करने की कोशिश ना करें। ये जान लें कि आपको वही अनुभव मिलेगा जो आपके लिए उस पल में उपयुक्त और सही है। याद रखें कि रिकॉर्ड्स के अधिपति, लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स, आपको तब से जानते और प्रेम करते हैं जब से आपकी आत्मा का जन्म हुआ था। इसलिए विश्वास रखें कि उन्होंने आपके गुरुओं, शिक्षकों और प्रियजनों को ठीक उसी तरह से निर्देशित किया है जिससे वे आपको रिकॉर्ड्स में स्वागत कर सकें। करीब 5 से 10 मिनट अपने रिकॉर्ड्स में बिताने के बाद निर्देशानुसार समापन प्रार्थना पढ़ें। इसके बाद आप खुद को स्थिर करने के लिए कुछ समय लें। फिर अपने अनुभव पर थोड़ा चिंतन करें और या उसके बारे में कुछ नोट्स लिखें। जैसा कि पहले बताया गया था, स्वयं को स्थिर करने का कारण ये है कि आप पृथ्वी और अपने दैनिक जीवन में फिर से पूर्ण रूप से उपस्थित हो सकें। आकाशिक रिकॉर्ड्स और अंतर्ज्ञान के बीच अंतर। जब लोग पहली बार अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचते हैं, तो उनके मन में एक सामान्य प्रश्न आता है, क्या रिकॉर्ड्स से जानकारी प्राप्त करना और अपने अंतर्ज्ञान से जानकारी प्राप्त करना एक जैसा है? अगर दोनों में अंतर है, तो वह क्या है? क्या एक तरीका दूसरे से बेहतर है? संक्षिप्त उत्तर है हाँ, दोनों में अंतर है। आप इस अंतर को निम्नलिखित अभ्यास में स्वयं अनुभव कर सकते हैं। अभ्यास, आकाशिक रिकॉर्ड्स और अंतर्ज्ञान। भाग 1। अपने अंतर्ज्ञान तक पहुंचें। किसी ऐसे प्रश्न के बारे में सोचें जो इन दिनों आपके मन में बार बार आ रहा हो, ऐसा प्रश्न जो आपके जीवन में इस समय जीवंत और प्रासंगिक हो। जब आप अपना प्रश्न तैयार करें, तो ध्यान रखें कि कैसे, क्या या क्यों से शुरू होने वाले प्रश्न हाँ या नहीं वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक संपूर्ण उत्तर देते हैं। एक साफ कागज पर अपना प्रश्न लिखें और उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ें। अब अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ें और वही प्रश्न पूछें। यदि अंतर्ज्ञान शब्द आपको कठिन लगे, तो आप इसे किसी और शब्द से संबोधित कर सकते हैं, जैसे आपका उच्चतर स्व, हायर सेल्फ, आपकी अंतरात्मा, आपकी भीतरी आवाज या पेट से आने वाला एहसास, कुछ भी जो आपको सुनने और उत्तर पाने में मदद करे। उत्तर आते ही उसे लिख लें या पहले उत्तर प्राप्त करें और बाद में लिखें। भाग 2, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचें। जब आपको अपने अंतर्ज्ञान से उत्तर पूरा मिल जाए,
तब वापस जाएं। अपने लिए पढ़ते समय आकाशिक रिकॉर्ड्स के हृदय तक पहुंचने की पथवे प्रेयर प्रक्रिया। अनुभाग में और पथवे प्रेयर पढ़ें। जब आप कहें रिकॉर्ड्स अब खुले हैं, तब अपने गुरुओं, शिक्षकों और प्रियजनों से वही प्रश्न पूछें जो आपने अपने अंतर्ज्ञान से पूछा था। एक बार फिर आप या तो उत्तर प्राप्त होते ही लिख सकते हैं या पहले उत्तर आने दें और फिर उसे लिखें। जब आप लिखना पूरा कर लें, तो दोनों उत्तरों की तुलना करें। क्या दोनों लगभग समान हैं? क्या वे स्पष्ट रूप से अलग हैं? क्या कोई उत्तर आपको चौंकाता है? क्यों या क्यों नहीं? जब मेरे छात्र यह अभ्यास कक्षा में करते हैं, तो वे कुछ दिलचस्प अनुभव साझा करते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें अपने अंतर्ज्ञान और रिकॉर्ड्स दोनों से समान उत्तर मिले। हालांकि अधिकांश यह बताते हैं कि उन्हें अलग उत्तर मिले, अलग लेकिन विरोधाभासी नहीं। इस बात को समझाने के लिए यहाँ जूली द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के दोनों उत्तर दिए गए हैं। जूली: जब मेरे पति एड्रियन ने पहली बार तीरंदाजी, आर्चरी शुरू की, तो मुझे यह थोड़ा अच्छा लगा। यह एक ऐसा खेल है जिसमें एकाग्रता, सटीकता और कौशल की जरूरत होती है, और मुझे लगा कि वह इस अच्छे हो सकते हैं। वह बहुत जल्दी इसमें अच्छे हो भी गए, लेकिन फिर जल्द ही वह सिर्फ कागज के निशानों पर तीर चलाने से संतुष्ट नहीं थे। वह हिरणों का शिकार करना चाहते थे। मैं चकित, दुखी और अचंभित थी। वह ऐसे सुंदर जीवों का शिकार कैसे कर सकते हैं? कौन बैम्बी को मारना चाहेगा और फिर उसे पकाकर खाएगा भी? मुझे बहुत द्वंद्व महसूस हुआ। मैं अपने पति को हतोत्साहित नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं उनकी इस नई भावना से पूरी तरह असहमत थी, जिसे मैं एक निरर्थक जुनून मानती थी। एड्रियन ने इस वीकेंड अपनी पहली हंटिंग ट्रिप पर जाने का फैसला किया। जब वह कार में बैठकर निकल रहा था, तो मैंने अपने आप को यह सोचकर दिलासा दिया कि वह पहली बार में डियर नहीं मार पाएगा। पर देखो ना, उसने कल ही एक हिरण मार लिया। तो आज का मेरा सवाल तो बिल्कुल साफ था। मुझे अपने पति के डियर हंटिंग से इतनी असहजता क्यों हो रही है? जैसा बताया गया था, जूली ने अपना सवाल लिख लिया। फिर उसने अपनी इंट्यूशन से जवाब मांगा, और यह जवाब मिला। जूली की इंट्यूशन: जिस वजह से तुम्हें अपने पति की डियर हंटिंग से इतनी असहजता हो रही है, वो यह है कि तुम कभी भी किसी जानवर को शौक या मनोरंजन के लिए नहीं मार सकती। तुम जानवरों को पवित्र मानती हो। हर एक का इस धरती पर एक उद्देश्य और स्थान होता है। कोई घंटों तक पेड़ों के बीच छुपकर कैसे बैठ सकता है, सिर्फ इसलिए कि जब कोई हिरण वहां से गुजरे तो वह उसे एक पल में मार दे? एड्रियन कहता है कि उसका इरादा न तो गलत था और न ही स्वार्थी। उसने हिरण को उसके मांस के लिए मारा, और जैसे ही उसने जानवर को उसकी जान देने के लिए धन्यवाद कहा, उसने वादा किया कि वह उसका कोई हिस्सा बर्बाद नहीं करेगा। वह यह भी मानता है कि वह डियर पॉपुलेशन को नियंत्रित करने में मदद कर रहा था, ताकि सैकड़ों हिरण इस सर्दी भूख से न मरे। लेकिन ये सारी बातें, चाहे जितनी भी सही और समझदारी भरी क्यों न लगे, तीर कमान से किसी डियर को मारना ऐसा कुछ है जो तुम कभी नहीं कर सकती। और वैसे भी तुम पहले वेनिसन, हिरण का मांस नहीं खाती थीं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं खाने वाली। अपनी इंट्यूशन को धन्यवाद देने के बाद जूली ने अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले। फिर उसने वही सवाल अपने मास्टर्स, टीचर्स एंड लव्ड वंस से पूछा। जूली: मुझे अपने पति की डियर हंटिंग से बहुत असहजता हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है? जूली जैसे ही अपने मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस की बात सुनने बैठी, उन्होंने सारी स्थिति को समझाया। और माफ करना, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बुल्स आई पर वार किया। उन्होंने यह कहा, जूली के एम्प्टी एलोस, अब बस करो जूली, खुद को धोखा मत दो।
तुम चिकन खाती हो, टर्की खाती हो, फिश खाती हो। अगर तुम्हारे बस में होता तो तुम रोज सुशी खाती। क्या तुम्हें लगता है कि ये मांस कहाँ से आता है? और इनमें से कई जानवरों को उस तरीके से कहीं ज्यादा अमानवीय ढंग से मारा जाता है जितने मानवीय तरीके से तुम्हारे पति ने डियर को मारा। तुम्हारा एड्रियन की हंटिंग से विरोध सिर्फ जानवर को मारने या खाने को लेकर नहीं है। चलो, तुम्हारी असहजता को एक अलग नजरिए से देखते हैं। एनए कि हंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, बल्कि इस कॉन्टेक्स्ट में कि हंटिंग तुम्हारे रिश्ते को कैसे प्रभावित कर रही है। हाल ही में तुम्हारी सबसे बड़ी शिकायत क्या रही है? जूली ने चुपचाप जवाब दिया कि वह और उसके पति उतना समय एक दूसरे के साथ नहीं बिता पा रहे जितना वह चाहती है। जूली के एमटीएलओज। हाँ, तुम चाहती हो कि तुम दोनों इतने बिजी न हो और तुम एक दूसरे को ज्यादा समय दे पाओ। और एड्रियन को लेकर तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? जूली ने जवाब दिया कि उसका सबसे बड़ा डर यही है कि एड्रियन के साथ कुछ हो जाएगा और वह अपने जीवन के प्यार को खो देगी। जूली के एमटीएलओज। हाँ, यही सबसे बड़ा डर है कि तुम अपने जीवन के प्यार को खो दोगी। अब क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम्हारी असहजता के पीछे क्या है? तुम्हें लगता है कि एड्रियन के पास पहले से ही इतने सारे शौक और रुचियां हैं जो उसे तुमसे दूर रखती हैं, और अब उसे एक और नया शौक मिल गया है जिसमें वह खो जाएगा। डियर हंटिंग न सिर्फ उसे लंबे समय के लिए तुमसे दूर ले जाएगी, बल्कि यह उसकी जान को भी खतरे में डाल सकती है, और यही तुम्हारे डर को और बढ़ा रही है। क्या होगा अगर वह इतने लंबे सफर में किसी रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाए? क्या होगा अगर वह पेड़ से गिर जाए और उसे गंभीर चोट आ जाए? क्या होगा अगर कोई उसे ना ढूंढ पाए और उसके पास फोन भी ना हो? क्या अगर कोई दूसरा हंटर गलती से उसे तीर मार दे और उसे अपाहिज कर दे, या इससे भी बुरा कुछ हो जाए? क्या तुम समझ रही हो जूली? तुम्हारी असहजता का डियर से बहुत कम और डर से बहुत ज्यादा लेना देना है। तुम अपने डियर एड्रियन को खोना नहीं चाहती, वो भी एक वीकेंड के लिए नहीं। तुम एक दूसरे से अलग होकर समय बर्बाद नहीं करना चाहती, खासकर किसी बेवकूफी भरे नए शौक पर जो तुम्हारे पति की सेफ्टी को खतरे में डाल सकता है। और जब बात आती है इन बेवकूफी भरे शौकरों की, ये आदमी तुम्हारा पूरा साथ देता है जूली। हर तरह से वह तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर है, चीयर लीडर है। वह तुम्हारे हर शौक और रुचियों में तुम्हारे पीछे खड़ा रहता है, चाहे वे उसे असहज क्यों ना करें। तो तुम भी क्यों ना उसे उसी तरह सपोर्ट करो जैसे वह तुम्हें करता है। तुम्हें हमेशा उसकी हर चीज से सहमत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी इस नई रुचि को लेकर उसे दोषी मत महसूस कराओ, क्योंकि बात डियर की नहीं, बल्कि डियर की है। अपने पति के साथ उसकी सेफ्टी को लेकर अपने डर शेयर करो और बात साफ करो। उसे वादा करने दो कि वो अपना मोबाइल जेब में रखेगा, पूरी तरह चार्ज किया हुआ, और अपनी चिंता को साझा करने के साथ साथ उस सच्चाई को भी स्वीकार करो जो इसके पीछे है। तुम उसे बहुत प्यार करती हो और उसके साथ बिताया हर पल तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, और जब वो दूर होता है तो तुम्हें उसकी याद आती है। लेकिन अब तक तुम ये भी जान चुकी हो, कोई भी शौक या जुनून जो तुम दोनों के पास है, वो कभी भी तुम दोनों के एक दूसरे के लिए जुनून से बड़ा नहीं होगा। खास तौर पर जब तुम दोनों अपने अपने तौर पर खुश हो, तो तुम एक बहुत ही खुश कपल बनोगे। आखिरकार तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने के लिए जो कुछ भी सहा है, उसके बाद अब कोई कहीं नहीं जा रहा, और यही सच्चाई है। बस इसे जान लो और शांत हो जाओ। तो ये रहे दो बहुत स्पष्ट उदाहरण उन जवाबों के जो जूली को उसकी अंतर्ज्ञान और रिकॉर्ड्स से मिले। ध्यान दो कि उसका दूसरा जवाब पहले से टकराया नहीं, उसने बस स्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखा और ज्यादा जानकारी दी।
जबकि जूली की अंतर्ज्ञान ने उस सवाल का जवाब थोड़े सीमित और तत्काल दृष्टिकोण से दिया। वहीं जो जवाब उसे रिकॉर्ड्स से मिला, वो ज्यादा व्यापक और ऐतिहासिक संदर्भ से था। अगर जरूरत होती तो वो ऐतिहासिक संदर्भ किसी और जीवन का भी हो सकता था, लेकिन इस जवाब में वो संदर्भ बस कुछ दशक का था। अब चलो इन दोनों तरीकों को अलग अलग देखते हैं। शुरू करते हैं अंतर्ज्ञान से। अंतर्ज्ञान से मिलने वाली जानकारी आत्मा के भीतर से आती है। ये उस आंतरिक दिव्य चिंगारी में निवास करती है। ये तुम हो, अपने भीतर की उस चिंगारी से संपर्क कर रही हो, और जो जवाब और जानकारी तुम्हें मिलती है वो उस विशेष पल में तुम्हारे अनुभव या भावना से जुड़ी होती है, क्योंकि तुम केवल इंसानी सीमित दृष्टिकोण से चीजें देख सकती हो। इसीलिए जो जानकारी मिलती है वो इसी क्षण और इसी जीवन से जुड़ी होती है। इसलिए जो जवाब तुम्हें मिलते हैं वो तुरंत समस्या का हल देते हैं, या फिर तुम्हें उन अचानक आ जाने वाली भावनाओं या विचारों को समझने में मदद करते हैं। लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि तुम अपनी अंतर्ज्ञान पर कितना भरोसा करती हो। कई बार ये जवाब अस्पष्ट और अस्थिर हो सकते हैं, या बिल्कुल भी नहीं मिलते। और जब ये मिलते हैं तब भी तुम नहीं जान पाती कि वो कहाँ से आए। इसलिए वो अक्सर बड़े ज्ञान या स्थायी परिवर्तन नहीं लाते। फिर भी अंतर्ज्ञान का एक बहुत अहम स्थान है। यही तुम्हारी अंतर्ज्ञान है जो तुम्हें कहती है कि इस रास्ते से मुड़ जाओ ताकि कोई दुर्घटना या ट्रैफिक से बच सको, या ये कहती है अभी घर से मत निकलो ताकि एक जरूरी कॉल मिल सके। या कभी कभी तुम्हें एक अंदर से आवाज आती है जो कहती है सावधान रहो, ये अभी तुम्हारा ध्यान मांगता है। और ये तुम्हें उस व्यक्ति या स्थिति से बचा लेती है जो तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए नहीं है। अब चलो रिकॉर्ड्स की बात करें। आकाशिक ज्ञान आत्मा के बाहर से आता है, या यूं कहो आत्मा से परे से। ये तुम्हारा दिव्य चेतना से जुड़ना है। इसलिए जो जवाब और जानकारी मिलती है वो ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से होती है, और वो हर जीवन को कवर करती है जो तुम्हारी आत्मा ने कभी जिया है। तो जब तुम्हें किसी बात की अंतर्ज्ञान से फीलिंग आती है लेकिन उसका कारण साफ नहीं होता, या फिर अगर तुम्हें कोई अंतर्ज्ञान नहीं मिलता, तो तुम अपने रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकती हो स्पष्टता पाने के लिए। जब तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारे मास्टर्स, टीचर्स और प्रिय आत्माएं तुम्हें वो जानकारी देती हैं जो तुम्हें उस प्रश्न या मुद्दे को समझने में मदद करती है और उसे अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखने देती है। और उस नई जानकारी और दृष्टिकोण के साथ तुम अपने सोचने का तरीका बदल सकती हो और चीजों को ज्यादा प्रभावी ढंग से संभाल सकती हो, और कई बार तो उन्हें स्थायी रूप से बदल भी सकती हो। एक तरीका ये सोचने का कि अंतर्ज्ञान और रिकॉर्ड्स कैसे काम करते हैं, ये है। कल्पना करो कि तुम एक मंच पर एक कलाकार हो। जब तुम अपनी अंतर्ज्ञान का उपयोग कर रही हो तब तुम एक तेज केंद्रित रोशनी की बीम में खड़ी हो। वो बीम तुम्हें तुम्हारे वर्तमान जीवन में रोशन करती है, लेकिन वो स्टेज के बाकी हिस्से को रोशनी नहीं देती, यानी कि वो सब जीवन जो तुम्हारी आत्मा ने जिए हैं। लेकिन जब तुम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचती हो तो दिव्य निर्देशक एक स्विच ऑन करता है और तुम्हारे चारों ओर प्रकाश बिखेर देता है। अचानक तुम बहुत कुछ देख सकती हो। तुम देख सकती हो कि किसी विशेष सीन, कर्म से जुड़े मुद्दे में और कौन-कौन शामिल है, और उनके शब्दों और कर्मों ने तुम्हें कैसे प्रभावित किया है इस जीवन में, और अगर जरूरत हो तो दूसरे जीवनों में भी। उस रोशनी के क्षण में तुम्हें आजादी होती है ये तय करने की कि तुम अगला सीन कैसे बदलना चाहती हो, अपने अगले संवाद और कर्मों को बदलकर। जिस तरह आकाशिक क्षेत्र देवदूतों, संतों और अन्य प्रकाश प्राणियों को समर्थन देता है जिनकी अपनी भूमिकाएं और उद्देश्य होते हैं, उसी तरह आकाशिक रिकॉर्ड्स
तुम्हारी अंतर्ज्ञान को समर्थन देते हैं, जिसका भी एक अपना उद्देश्य और स्थान है। दूसरे शब्दों में कहें, अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स जानकारी का एक महासागर है, तो तुम्हारी अंतर्ज्ञान की फीलिंग्स उस महासागर की कुछ बूंदों जैसी हैं। वो उसी महासागर से आई हैं और उसी का अंश हैं, लेकिन आकार और सीमा में बहुत छोटी हैं। आगे का हिस्सा कॉमन क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स अबाउट द आकाशिक रिकॉर्ड्स से शुरू होता है। क्या ये सच में इतना आसान हो सकता है? सबसे पहले, हाँ, इस प्रक्रिया में आपका हिस्सा पाथवे प्रेयर को समझदारी और इरादे के साथ बोलना वाकई में इतना ही आसान है। लेकिन ये मत भूलिए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचना कोई अकेली प्रक्रिया नहीं है। इसमें आप प्रकाश की शक्तियां, परमात्मा की पवित्र आत्मा, रिकॉर्ड्स के प्रभु और मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस शामिल होते हैं। जब आप सामने आते हैं और अपना हिस्सा निभाते हैं, तो ये सभी प्रकाश प्राणी भी साथ आते हैं और ये सचमुच स्वर्ग और धरती को हिला देते हैं, ताकि आप अपनी चेतना को शिफ्ट कर सकें और आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकें। तो जब आपकी इच्छा और मार्गदर्शन पाने की सच्ची भावना इन दिव्य सहायकों के साथ जुड़ जाती है, तब जब भी आप कहते हैं रिकॉर्ड्स अब खुले हैं, आप हर बार सच में रिकॉर्ड्स में होते हैं। ये वाकई इतना ही आसान है। क्या मुझे रिकॉर्ड्स में होने का अधिकार है? क्या मैं योग्य हूं? फिर से जवाब है हाँ और हाँ। इस धरती पर हर व्यक्ति को आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने का अधिकार है, क्योंकि हर व्यक्ति परमात्मा का पवित्र बच्चा है, जिसका नाम परमात्मा की जीवन पुस्तक आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा गया है। हालांकि हर व्यक्ति को आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाने की रुचि या इच्छा नहीं होती। जैसा कि पहले बताया गया, अगर आप इस किताब की ओर आकर्षित हुए हैं और अब अगर आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि रिकॉर्ड्स के प्रभुओं ने आपको लॉन्ग डिस्टेंस कॉल किया था और आपने वह बुलावा स्वीकार किया। इसे अपनी खास आमंत्रण पत्र समझिए। क्या मैं इतना इंट्यूटिव, अंतरात्मा से जुड़ा या गिफ्टेड प्रतिभाशाली हूं? जैसा आपने जूली के उदाहरण से सीखा, जो जानकारी आपको रिकॉर्ड से मिलती है, वह एक दिव्य चेतना से आती है, जो आपकी इंट्यूटिव क्षमता से कहीं अधिक और विशाल होती है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को इंट्यूटिव मानते हैं या नहीं। ये नहीं कह रहे कि रिकॉर्ड्स में काम करने के बाद आपकी इंट्यूशन मजबूत नहीं होगी। आमतौर पर ऐसा होता है क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स में काम करने से आपकी रोशनी से जुड़ाव गहरा होता है, जिससे आपको डिवाइन गाइडेंस, दिव्य मार्गदर्शन, अंदर और बाहर दोनों जगह अधिक मिलने लगता है। इसका मतलब बस इतना है कि इंट्यूटिव शक्ति या कोई खास प्रतिभा आकाशिक रिकॉर्ड्स में काम करने के लिए जरूरी नहीं है, और न ही यह आपको बेहतर रीडर बनाएगी। जो चीज आपको एक मजबूत रीडर बनाएगी, वो है आपकी एक क्षमता कि आप खुद को एकदम किनारे कर सकें, ताकि आप पूरी तरह रीडिंग पर और जो मार्गदर्शन मिल रहा है उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें। जब आप उस गाइडेंस को बिना किसी रुकावट के अपने अंदर से बहने दे सकते हैं, तो यही सबसे बड़ा उपहार होगा जो आप दे सकते हैं या पा सकते हैं, अपने मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस की सहायता प्राप्त करना। अगर आपने पाथवे प्रेयर को समझदारी और सच्चे इरादे से बोला है, तो आप रिकॉर्ड्स में हैं। अगर आपने खुद को रास्ते से हटा लिया है और आपको जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो प्यार से भरा है, न कि निजी सोच या जजमेंट से, तो आप जो जानकारी पा रहे हैं वह सच में आकाशिक रिकॉर्ड से ही है। ये सच में इतना ही सरल है। लेकिन अगर आपको फिर भी और पुष्टि चाहिए, तो आप अभी अपने मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस से ये सवाल पूछ सकते हैं। पाथवे प्रेयर बोलिए। पाथवे प्रेयर प्रोसेस टू एक्सेस द हार्ट ऑफ द अकाशिक रिकॉर्ड्स व्हेन रीडिंग फॉर योरसेल्फ वाले सेक्शन को देखिए और उस प्रक्रिया से अपने रिकॉर्ड्स खोलिए।
फिर नीचे दिए गए सवाल एक एक करके पूछिए। क्या चीज मुझे आकाशिक रिकॉर्ड के लिए अधिक रिसेप्टिव ग्राह्य बनने में मदद करेगी? क्या चीज मुझे मेरे मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस के लिए अधिक रिसेप्टिव बनाने में मदद करेगी? अभी मेरी रिसेप्टिविटी को क्या ब्लॉक कर रहा है और उसे कैसे छोड़ा जा सकता है? आप इन सवालों के जवाब जैसे ही मिले उन्हें लिख सकते हैं, या पहले जवाब प्राप्त कर लें और बाद में लिखें। फिर जब आप लिखना पूरा कर लें तो आप चाहें तो तुरंत अपने रिकॉर्ड्स बंद कर सकते हैं, या फिर उन्हें खुला छोड़ सकते हैं और नीचे दी गई मेडिटेशन करके अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में होने के अनुभव को और गहरा बना सकते हैं, जैसे आपने पिलर ऑफ लाइट मेडिटेशन में किया था। एक शांत कमरे में अपने लिए एक आरामदायक कुर्सी खोजिए। सीधे बैठिए, पीठ सीधी और पैर जमीन पर टिके हुए हों। अपने हाथों को अपने गोद में या अपने घुटनों पर, हथेलियां ऊपर की ओर रखिए। मेडिटेशन, ध्यान। अपनी कुर्सी की बाहों पर हाथ रखें। फिर नीचे दिए गए ध्यान को उस स्पीड पर पढ़ें जो आपको आरामदायक लगे। ध्यान। अपने मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस से कहिए कि वो आपकी मदद करें ताकि आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स का अनुभव कर सकें। जैसे ही आप अपने रिकॉर्ड्स में प्रवेश करते हैं, अपने चारों ओर के स्पेस को स्कैन करना शुरू करें। बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाएं ताकि आप अपने रिकॉर्ड्स में मौजूद लाइट बॉडी को महसूस कर सकें। अब जब आप अपने रिकॉर्ड्स में बैठे हैं, तो अपने मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस की उपस्थिति को महसूस करें। कभी कभी उनकी उपस्थिति एक भावना होती है, जैसे प्यार, शांति या स्थिरता। कभी कभी ये गर्माहट या नरमी की अनुभूति होती है। कभी कभी ये एक रोशनी की क्वालिटी होती है, और कभी कभी ये सहारा देने की भावना होती है, जो मजबूत भी हो सकती है या बहुत हल्की भी। अपने रिकॉर्ड्स में खुद की उपस्थिति को महसूस करना एक नए आयाम को खोलता है और उस स्पेस को बड़ा करता है ताकि उसमें आपके लिए भरपूर जगह हो। अब कुछ समय निकालिए और इस आयाम को स्कैन कीजिए। अपने सिर के क्राउन से भीतर जाएं और नीचे की ओर चलें, अपनी थर्ड आई से गुजरते हुए, फिर थ्रोट से, और फिर सीधा अपने हार्ट तक पहुंचें। जब आप अपने फिजिकल शरीर को स्कैन कर रहे होते हैं, तब आकाशा की लाइट आपके शरीर में बह रही होती है। ये क्राउन से रूट तक फैलती है ताकि यह एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना सके जो इस एनर्जी को अपनी जगह पर बनाए रखे। हालांकि आकाशा आपके पूरे शरीर में फैला होता है, लेकिन इसका मुख्य क्षेत्र क्राउन और हार्ट के बीच होता है। अब खुद को अपने क्राउन पर रखें और नीचे देखें, अपने हार्ट सेंटर की जमीन की ओर। ये एक साफ झील की तरह है, एक आईना सा प्लेटफॉर्म। यही आकाशा का वह स्थान है जो आपके भीतर सबसे गहराई से जुड़ा है। जैसे ही आकाशा की लाइट इस प्लेटफॉर्म को छूती है, यह आपके भीतर के आयामों के लिए एक द्वार बन जाती है। आपकी आत्मा की रोशनी इस प्लेटफॉर्म से टकराकर ऊपर की ओर जाती है, उस लाइट के स्तंभ से होकर। अब देखें कि कैसे आपकी रोशनी आकाशा की लाइट के साथ और ज्यादा तेज और शक्तिशाली बन रही है। जब मैंने अपनी पहली आकाशिक क्लास ली, उसके कुछ ही समय बाद मुझे यह समझ आ गया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स पर किया गया काम ही मेरे पूरे काम की नींव बनेगा। पिछले कई सालों में अपने मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस की मदद से, जिन्हें मैं प्यार से BFFs बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर कहती हूँ, मैंने अपने रिकॉर्ड्स में रहकर खुद के लिए और दूसरों के लिए रीडिंग्स की हैं। सैकड़ों घरों और बिजनेस की फेंग शुई एनर्जी को समझा है, एक फेंग शुई किताब लिखी है और लगभग 50 बच्चों की किताबें भी लिखी हैं। जूली, यह लाइट आपके थ्रोट चाकरा को पकड़ती है, लेकिन इसमें कोई रुकावट या दबाव नहीं बनाती। यह लाइट मौजूद है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करती। जब यह आपके थ्रोट चाकरा को थामती है, तो यह एक अनंत स्रोत के रूप में काम करती है,
जो आपकी आत्मा की आवाज को इस दुनिया में बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर यह लाइट आपके थर्ड आई के पीछे बहती है, उसे थामती है और सहारा देती है। अगर आपके शरीर का यह केंद्र थका हुआ हो, तो यह आकाशा की लाइट में आराम कर सकता है और उससे शक्ति पा सकता है। अभी कुछ पल लें और अपने मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस से अपने काम के लिए किसी भी गाइडेंस की प्रार्थना करें जो वे आपको दे सकें। यह आपके और आपके मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस के बीच एक जागरूक साझेदारी बनाने का अवसर है। अगर इस समय आपके मन में उनसे कोई सवाल है, तो आप अभी पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी दृष्टि धुंधली है या आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो अपने शरीर की मुद्रा को ठीक करें, अपने कंधों को पीछे ले जाएं, अपना हार्ट सेंटर खोलें और लाइट को उस स्पेस में और गहराई तक जाने दें। जब आप अपने रिकॉर्ड्स को बंद करने की तैयारी कर रहे हों, तो जान लें कि अब एक रास्ता बन चुका है और आपने अपने भीतर के लाइट के स्तंभ को साफ कर लिया है। आप एक आकाशिक रिकॉर्ड्स के माध्यम और प्रतिनिधि के रूप में अब साफ हैं और अब यह अनंत स्रोत हमेशा आपके काम में आपको सहारा देने के लिए उपलब्ध है। अब अपना ध्यान इस पल में और इस किताब में वापस ले आइए और अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को बंद कर दीजिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स के अलग अलग उपयोग। लोग अपने जीवन में फायदे के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स का कई कीमती तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। कुछ तरीके कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, जबकि वही तरीके दूसरों के लिए उतने अच्छे साबित नहीं होते या बिल्कुल भी नहीं। नीचे दिए गए उदाहरण आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आप अपने रिकॉर्ड्स में कैसे काम कर सकते हैं। याद रखें कि जब तक आपका शुरुआती 30 दिन का ट्रांजिशन पीरियड खत्म नहीं हो जाता, तब तक अपने आकाशिक रीडिंग्स को किसी और सिस्टम या डिसिप्लिन के साथ मिलाना फायदेमंद नहीं होता। व्यक्तियों के लिए रीडिंग करना, जैसा कि आप जानते हैं, आप अपने खुद के आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ सकते हैं या किसी और व्यक्ति के रिकॉर्ड्स भी पढ़ सकते हैं। जब आप किसी और के रिकॉर्ड्स खोलते हैं, तो आपको उस व्यक्ति की अनुमति लेनी होती है। उस व्यक्ति का वर्तमान कानूनी नाम ही इस्तेमाल करें, जैसा कि गाइडलाइन 2 में बताया गया है। देखें, यूज योर करंट लीगल नेम व्हेन ओपनिंग योर रिकॉर्ड्स सेक्शन। साथ ही वही पाथवे प्रेयर का वर्जन इस्तेमाल करें जो इसके लिए दिया गया है। देखें, पाथवे प्रेयर प्रोसेस टू एक्सेस द हार्ट ऑफ द आकाशिक रिकॉर्ड्स व्हेन रीडिंग फॉर योरसेल्फ। जानवरों या पालतू जानवरों के रिकॉर्ड्स पढ़ना। किसी जानवर या पालतू जानवर के रिकॉर्ड्स पढ़ना उसके स्वभाव और जरूरतों के बारे में बहुत मददगार जानकारी दे सकता है। लेकिन सवाल है, जानवर से रिकॉर्ड्स पढ़ने की अनुमति कैसे ली जाए? बहुत आसान है, उससे पूछिए और वो आपको जवाब देगा। कुछ देर जानवर के पास बैठिए और उसे बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर जानवर नहीं चाहता कि उसके रिकॉर्ड्स पढ़े जाएं, तो वो शायद आपसे मुंह फेर लेगा, कमरे से चला जाएगा या अपनी आंखें बंद कर लेगा। लेकिन अगर वो अनुमति भी देता है, तो वो आपकी आंखों में देखेगा, आपके पास आएगा या आपके पास या गोद में बैठ जाएगा। अगर जानवर पास नहीं है, तो उसका मालिक आपको उसके रिकॉर्ड्स खोलने की अनुमति दे सकता है। अगर जानवर के पास रजिस्टर किया गया नाम है, जैसे हारोल्ड जैमिसन ट्रॉटर, तो उसी नाम का उपयोग करें। लेकिन अगर जानवर के पास कोई औपचारिक नाम नहीं है, तो फिर उसका जो नाम आमतौर पर लिया जाता है, जैसे स्वीटी पाई, मैक्स या द रैकून इन माय बैकयार्ड, वही नाम इस्तेमाल करें। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति जानवरों के साथ काम करता है, जैसे पेशेवर तौर पर, या उसे जानवरों से गहरा लगाव होता है, जानवरों के रिकॉर्ड्स पढ़ना जारी ऐसे लोगों के लिए जो जानवरों के साथ काम करते हैं या जिनका उनसे गहरा जुड़ाव होता है, उनके लिए जानवरों के रिकॉर्ड्स पढ़ना दूसरों की तुलना में कहीं आसान हो सकता है। अगर जानवरों के रिकॉर्ड्स पढ़ना आपके लिए नहीं है, तो कोई बात नहीं। आगे पढ़िए और जानिए
कि आप रिकॉर्ड्स में और किन तरीकों से काम कर सकते हैं। घर के रिकॉर्ड्स पढ़ना। अगर आपके पास उस व्यक्ति की अनुमति है जिसका नाम मकान की लीज या मॉर्गेजर्स पर है, तो आप उस घर के आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल सकते हैं। इससे आपको उस घर के इतिहास, उद्देश्य और ऊर्जा के बारे में जानकारी मिल सकती है। अगर कोई घर बिक्री के लिए रखा गया है और मालिक ने एक रियल एस्टेट एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो इसका मतलब है कि वह एक घर हर लेवल पर देखने के लिए खुला है। ऐसे में आप उस घर के आकाशिक रिकॉर्ड्स बिना अनुमति के खोल सकते हैं। लेकिन अगर लिस्टिंग खत्म हो गई है या घर किसी नए मालिक को बेच दिया गया है, तो वह पब्लिक व्यू अब उपलब्ध नहीं है। अब आपको फिर से उस नए मालिक की अनुमति लेनी होगी उस घर के रिकॉर्ड्स खोलने के लिए। जब भी किसी घर के रिकॉर्ड्स खोलें, तो उसका पूरा पता इस्तेमाल करें, जिसमें गली, शहर या कस्बा, राज्य और जिप कोड शामिल हो। हम में से ज्यादातर को ये समझ में आता है कि जानवर का आकाशिक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि उसमें जीवन ऊर्जा होती है। लेकिन एक घर के रिकॉर्ड्स पढ़ना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि वो एक निर्जीव चीज है। फिर भी हर घर की अपनी एक ऊर्जा और मौजूदगी होती है। ये ऊर्जा किसी जमीन के टुकड़े की ऊर्जा जैसी महसूस होती है, इंसान या जानवर जैसी नहीं। इसके बावजूद हर घर की ऊर्जा को आकाशिक रिकॉर्ड्स में पढ़ा और समझा जा सकता है। जब आप किसी घर के रिकॉर्ड्स खोलते हैं, तो आप शायद उस घर के कुछ आदर्शों, संभावनाओं और भविष्य की संभावनाओं को महसूस कर सकते हैं। आपको यह भी पता चल सकता है कि वह घर अपने रहने वालों को कैसे सपोर्ट करता है और किन चीजों को वह नहीं झेल सकता। अगर आपको किसी घर के आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने में दिक्कत हो, तो चिंता न करें। असल में किसी घर के रिकॉर्ड्स पढ़ने से ज्यादा आसान होता है उस घर के मालिक के रिकॉर्ड्स में जाकर उस घर के बारे में पूछना। पब्लिक स्मारक, इमारतों, पार्कों, शहरों, कस्बों या जमीन के टुकड़ों के रिकॉर्ड्स पढ़ना। ऐसी जगहों, इमारतों या वस्तुओं की जानकारी जिनका नाम सार्वजनिक रूप से रजिस्टर है, जैसे वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, स्टोनहेंज, सिस्टीन चैपल, माउंट सेंट हेलेंस, गलेना इलिनॉइस, एवरग्लेड्स नेशनल पार्क फ्लोरिडा या अरापाहो नेशनल फॉरेस्ट कोलोराडो। उन्हें आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। मेरी एक स्टूडेंट को हमेशा यह लगता था कि वो बार बार बैंफ, एल्बर्टा, कनाडा जाती हैं और वहां बहुत अपनापन महसूस करती हैं। जब उन्होंने बैंफ का आकाशिक रिकॉर्ड खोला, तो उन्हें पता चला कि उन्होंने वहां एक पास्ट लाइफ जिया था, जो प्यार और उद्देश्य से भरा हुआ था। ये जानने के बाद उनकी अगली यात्रा पहले से भी ज्यादा खास हो गई। आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग्स मेरे लिए एक मजबूत आधार बनी है। मैंने नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट और ग्रांट राइटिंग से निकलकर मिसिसिपी में एक क्विल्ट स्टोर शुरू किया। रिकॉर्ड्स के जरिए मुझे गहरी समझ और आत्मविश्वास मिला। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने गाइड्स की आवाज और ऊर्जा को और साफ सुन और महसूस कर सकती हूँ। जब रिकॉर्ड्स खुले होते हैं, तो मैं एक सुनने की स्थिति में होती हूँ। वे ताकतवर हैं, व्यवहारिक हैं, सच्चे हैं, समझदारी से भरे हैं और बहुत सरल हैं। एन किसी कंपनी या कंपनी के विभाग के रिकॉर्ड्स पढ़ना। अगर आप किसी बिजनेस के मालिक हैं, तो उस कंपनी के आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलने से आपको यह जानने में मदद मिल सकती है कि किन लोगों को हायर किया जाए, उन्हें कैसे सपोर्ट किया जाए, उनके लिए वर्क एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर बनाया जाए, किस समय कौन से एक्शन कंपनी के लिए सबसे फायदेमंद होंगे। रिकॉर्ड्स खोलने के लिए कंपनी का सार्वजनिक रूप से रजिस्टर किया गया नाम इस्तेमाल करें। अगर आप किसी कंपनी के मालिक नहीं हैं, लेकिन किसी खास विभाग के प्रमुख हैं, तो आप केवल उस विभाग के रिकॉर्ड्स खोल सकते हैं। इसके लिए कंपनी और विभाग दोनों का नाम इस्तेमाल करें। उदाहरण: द बिलिंग डिपार्टमेंट ऑफ द मिडवेस्ट रीजनल सेल्स ऑफिस
of Green Grow International in Deerfield, Illinois। रोगी या क्लाइंट के रिकॉर्ड्स पढ़ना। कुछ लोग जो एनर्जी वर्क करते हैं वो अपने स्पेसिफिक क्लाइंट्स के अकाशिक रिकॉर्ड्स खोलना पसंद करते हैं ताकि यह जान सकें कि उन्हें सबसे अच्छे तरीके से कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। हमेशा की तरह प्रैक्टिशनर को क्लाइंट की परमिशन और उसका करंट लीगल नेम जरूर लेना होता है, तभी उसके रिकॉर्ड्स खोले जा सकते हैं। एक ऑल्टरनेटिव के रूप में, अगर परमिशन लेना पॉसिबल ना हो तो प्रैक्टिशनर अपने खुद के रिकॉर्ड्स खोलकर ये पूछ सकते हैं कि उस पर्टिकुलर क्लाइंट या क्लाइंट्स को बेस्ट सपोर्ट कैसे किया जा सकता है। यही चीज टीचर्स, एम्प्लॉयर्स या ग्रुप लीडर्स भी कर सकते हैं जब वो किसी क्लास या मीटिंग की प्लानिंग कर रहे हों और एक्सपीरियंस को ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हों। रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल कुछ नया क्रिएट करने के लिए। कुछ लोग अपने रिकॉर्ड्स को किसी क्रिएटिव एक्टिविटी से पहले या उसके दौरान खोलना पसंद करते हैं। जैसे कुछ लोग पोम्स, बुक्स या म्यूजिक लिखने के लिए अकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हैं। कुछ लोग स्कल्पचर्स बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं या पेंटिंग हैंग करते हैं। और कुछ लोग डांस करते हैं। रिकॉर्ड्स का यह तरीका हर व्यक्ति की नीड और पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोगों के लिए लंबे समय तक रिकॉर्ड्स में रहना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे लोग पहले रिकॉर्ड्स खोलते हैं, इंस्पिरेशन और गाइडेंस लेते हैं, फिर रिकॉर्ड्स को क्लोज करके क्रिएट करते हैं। वहीं कुछ लोग रिकॉर्ड्स खोलकर गाइडेंस लेते हैं और उसी फ्लो में क्रिएट करते हैं। रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल कुछ नया सीखने के लिए। कुछ लोग रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल किसी चीज को गहराई से समझने के लिए करते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो किसी सेक्रेड या मुश्किल टेक्स्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, वो उसे पढ़ते समय अपने रिकॉर्ड्स खोल लेते हैं। ये बहुत इल्यूमिनेटिंग हो सकता है। अपने मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस के साथ पढ़ना ऐसा होता है जैसे किसी ने उस किताब में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हाईलाइट कर दिए हों और मार्जिन्स में बेस्ट नोट्स भी लिख दिए हों, और वो सब कुछ सिर्फ आपको समझाने के लिए हो। आप किसी पेंटिंग को देख सकते हैं, किसी रिलीजियस सर्विस में जा सकते हैं या कोई म्यूजिक सुन सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स खुले होने पर। बस ध्यान रहे कि म्यूजिक कुछ सॉफ्ट या सूदिंग हो, जैसे क्लासिकल म्यूजिक, ना कि कोई बहुत तेज या जारिंग साउंड जैसे एसिड रॉक। और जब आप स्टडी या सुनना पूरा कर लें तो अपने रिकॉर्ड्स को बंद करना ना भूलें। रिकॉर्ड्स में काम करना एक एक्सप्लोरेशन है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में काम करना पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने जैसा है। मैं आपको इनकरेज करती हूँ कि आप अलग अलग लोगों, जगहों और चीजों के रिकॉर्ड्स पढ़ने की कोशिश करें ताकि आप जान सकें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। कोशिश करें कि अपने अनुभवों की तुलना किसी और आकाशिक रीडर से ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अलग स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट्स होते हैं जब वो रिकॉर्ड्स में काम करता है। अब जब आपने ये पढ़ लिया है कि लोग रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल किन किन तरीकों से करते हैं, तो अब समय है कि आप अपने मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस से पूछें कि आपके लिए कौन से तरीके सबसे अच्छे रहेंगे। रिकॉर्ड्स खोलने के बाद आप ये सवाल पूछ सकते हैं, इस समय पाथवे प्रेयर प्रोसेस को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, या कौन कौन से तरीके हैं। मेरे यूनिक गिफ्ट्स, टैलेंट्स और एबिलिटीज क्या हैं, और मैं उन्हें अकाशिक रिकॉर्ड्स में बेस्ट तरीके से कैसे यूज कर सकती हूँ। जो भी जवाब आपको मिले उन्हें अपने दिल से स्वीकार करें और उन्हें अपने पर्सनल अकाशिक रिकॉर्ड्स वर्क में शामिल करें।